मैं स्टार्ट करूं? Good evening, everyone. Myself Rasar from Craig Psycho Institute. I am here for online RRB ALP CBT3 psychometric classes. First of all, I want to wish everyone for your CBT2 result. Uh, शुभ संध्या सभी दोस्तों को। भारत देश के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी आप लोग अभी लाइव देख रहे हैं रासर क्रैक साइको इंस्टीट्यूट से। हमने यहाँ पर एसएससी ट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराने की शुरुआत की है। अब हम लोग आते हैं साइको टेस्ट के सिलेबस के बारे में। आप लोगों की जो भी क्वेरीज होगी आप लोग पूछ सकते हैं और उसका उत्तर हम लोग यथाशीघ्र देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं साइको टेस्ट के सिलेबस के बारे में कि साइको टेस्ट का सिलेबस है कैसा। लेट्स बिगिन। एएलपी में कुल आपको 5 बैटरियां हैं। उसके अंतर्गत प्रथम बैटरी है, उसका नाम है मेमोरी टेस्ट। सेकेंड वन बैटरी है, उसका नाम है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। थर्ड वन बैटरी है, उसका नाम है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। फोर्थ वन बैटरी है, उसका नाम है डिजिट टेस्ट। एंड द लास्ट वन बैटरी जिसका नाम है सिमिलरिटी टेस्ट। इस तरह हम देखते हैं कि आरआरबी एएलपी में जो कि आरडीएसओ के द्वारा डिजाइन की गई हैं कुल 5 बैटरियां हैं। इन 5 बैटरियों में टोटल 16 टेस्ट होते हैं। हम आप देखते हैं उसको पॉइंट वाइज कि किस बैटरी में टोटल कितने टेस्ट हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं और कितना समय हमें दिया जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो मेमोरी टेस्ट है, इनसे अंतर्गत टोटल पांच पांच टेस्ट होते हैं। सर्वप्रथम जो टेस्ट होता है वो होता है आपका फिगर डिजिट टेस्ट। दूसरी जो टेस्ट होते हैं इसके अंतर्गत उसका नाम है फिगर फिगर टेस्ट। थर्ड वन जो होता है वो होता है फिगर फाइंडिंग टेस्ट। फोर्थ वन टेस्ट होता है वो होता है टेस्ट ट्रैक टेस्ट। ट्रैक टेस्ट। एंड द फिफ्थ वन टेस्ट जो है वो है हमारा हाउस और बिल्डिंग टेस्ट। हाउस ऑब्लिक बिल्डिंग बिल्डिंग टेस्ट। अब हम देखते हैं कि ये मेमोरी के अंतर्गत टोटल 5 टेस्ट होते हैं। इसमें सेट कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं और हमें समय कितना मिलता है। तो हम यहाँ से क्रम में एक देखते हैं कि सेट कितने मिलेंगे हमें, उसमें क्वेश्चंस कितने होंगे और उसमें समय हमें कितना मिलेगा। तो जो सबसे पहला है हमारा फिगर एंड डिजिट टेस्ट, इसके अंतर्गत दो सेट होते हैं, सेट ए और सेट बी। प्रत्येक सेट में 21-21 क्वेश्चंस होते हैं, 21 एंड 21। और इसके लिए जो टाइम मिलता है इंडिविजुअली, आपको कहीं पर 2.5 मिनट मिलेगा, कहीं पर 3 मिनट मिलेगा। बट हम लोग अपनी तैयारी इस हिसाब से करेंगे कि हम केवल 2 मिनट के अंदर ही इसको कर पाए। तो लेकिन हम जो टाइम है यहाँ पर आपको 3 मिनट का भी दे रहे हैं, 3+3, यहाँ पर भी 3+3। ये प्रथम 3 मिनट जो होता है वो होता है मेमोराइज करने के लिए, और दूसरा 3 मिनट होता है उसे आपको ओएमआर पे या अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन हमारा होगा तो रेडियो बटन पे क्लिक करने के लिए। तो जो ये फर्स्ट 3 मिनट होता है वो होता है मेमोराइज के लिए,
और ये 3 जो होता है वो आपको आंसर के लिए होता है। सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट होती है सेट 2 में। फर्स्ट 3 मिनट होगा आपको मेमोराइज करने के लिए और अनदर 3 मिनट जो होंगे वो आपको होंगे आंसर्स करने के लिए। इसी तरह फिगर फिगर टेस्ट होता है। इसके अंदर भी टोटल आपको 2 सेट होते हैं, सेट ए, सेट बी। यहाँ भी आपको 21-21 क्वेश्चंस होते हैं और आपको समय जो है वो अप्रोक्स 2.5 से 3 मिनट का मिलता है। हम इसे 3 मिनट का ही मान करके चलते हैं। 3 + 3, 3 + 3, यानी कि 3 मिनट जो है आपको मेमोराइज करने के लिए है और 3 मिनट उत्तर देने के लिए, पुनः 3 मिनट मेमोराइज करने के लिए और 3 मिनट उत्तर देने के लिए। सेम स्थिति आपको फिगर फाइंडिंग टेस्ट होती है, उसमें भी टोटल 2 सेट होते हैं, ए एंड बी। और यहाँ पर भी आपको 21-21 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, 21-21। और समय आपको 3 + 3 6 मिनट, यहाँ भी 3 + 3 6 मिनट का मिलता है। अब आते हैं टेस्ट ट्रैक की बात। टेस्ट ट्रैक और जो लास्ट वन है हाउस बिल्डिंग टेस्ट, ये दोनों टेस्ट कठिन होते हैं। इसमें आपको समय की तुलना में क्वेश्चंस की संख्या कम होती है। इसके अंदर भी 2 सेट होते हैं, सेट ए और सेट बी। यहाँ भी हमारा जो होता है सेट ए और सेट बी। इसमें जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं वो पहले सेट में 12 क्वेश्चन रहेगा और दूसरे क्वेश्चन सेट में भी 12 क्वेश्चंस रहेगा। इसमें जो समय आपको मिलता है 2.5 मिनट प्लस 2.5 मिनट, और यहाँ पर भी आपको 2.5 मिनट प्लस 2.5 मिनट। यहाँ पर जो आप ध्यान रखिएगा, ये प्रथम 2.5 मिनट है, बिल्कुल उसी तरह है कि पहला 2.5 मिनट आपको मेमोराइज करने के लिए है और उसके बाद दूसरा 2.5 मिनट है वो आपको आंसर करने के लिए है। पुनः यहाँ पर भी 2.5 मिनट मेमोराइज एंड 2.5 मिनट आंसर करने के लिए होता है। हाउस बिल्डिंग टेस्ट होती है, इसमें भी आपको सेट ए और बी है। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 12-12 होते हैं। इसमें भी आपको 2.5 मिनट का समय मिलेगा याद करने के लिए और साथ में 2.5 मिनट का समय मिलेगा आंसर करने के लिए। यहाँ भी 2.5 मिनट का समय होता है आपको मेमोराइज करने के लिए, फिर 2.5 मिनट का समय होता है आपको आंसर करने के लिए। क्लियर है? तो हम देखते हैं कि आरडीएसओ के द्वारा जो डिजाइन एएलपी टेस्ट है उसके अंतर्गत टोटल आपको 16 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। उस टोटल 5 बैटरी में मेमोरी टेस्ट, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, डिजिट टेस्ट एंड सिमिलरिटी टेस्ट। इसमें से आपको सभी बैटरियों में से अलग अलग टेस्ट के क्रम हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि मेमोरी टेस्ट में टोटल कितने टेस्ट हैं, 5। लेकिन इन 5 में से आपका क्वेश्चन होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे। तो इस मेमोरी टेस्ट में से केवल और केवल आपको एग्जाम में एक ही एग्जाम में टेस्ट आएंगे, ना कि एक से ज्यादा आएंगे। जितने भी टेस्ट हैं सभी में से एक एक टेस्ट आपको आएंगे। तो मेमोरी टेस्ट में से 5 में से एक ही आएंगे। अब हम आते हैं फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट की ओर। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट जो है हमारा, उसके अंतर्गत हम देखते हैं यहाँ पे जो है आपको टोटल सेट जो होते हैं वो टाइप वो आपको 2 होते हैं। फर्स्ट वन इज, उसको कहते हैं हम टेबल टेस्ट, एंड सेकेंड वन इज, इसे कहते हैं हम वाच टेस्ट। टेबल टेस्ट एंड वाच टेस्ट। टेबल टेस्ट के अंतर्गत भी 2 प्रकार के टेस्ट आते हैं, एक होता है डिजिट टेस्ट और दूसरा होता है लेटर टेस्ट। टेबल टेस्ट में टोटल सेट की संख्या होती है 1 और वाच टेस्ट में सेट की संख्या होती है 2। इसमें आपको क्वेश्चंस जो मिलते हैं 10 और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं 2 सेट हैं, तो वो आपको 10 + 10 2 घड़ियां दी जाएंगी। वो हम आपको डिटेल बताएंगे इंडिविजुअली हर एक सेट में कितने प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस होते हैं। टेबल टेस्ट सेट 2 के अंतर्गत आपको टेबल टेस्ट में 1 से 2 मात्र पूछा जाएगा। इसमें क्वेश्चंस आपको 10 रहेंगे। इसके लिए जो समय आपको दिया जाता है एग्जाम में वो होता है केवल और केवल 5 मिनट का। वाच टेस्ट जो होता है वो उसके अंदर टोटल 2 सेट होते हैं। सेट 2, इसमें आपको एक सेट के लिए 5 मिनट मिलेगा और दूसरे सेट के लिए भी टोटल 5 सेट मिलेगा। क्लियर है? अब हम आते हैं डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट के अंतर्गत आपको, यहाँ पे हम इसे बना रहे हैं, ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। डेप्थ परसेप्शन में भी टोटल आपको 2 सेट होते हैं। फर्स्ट सेट जो है उसको हम कहते हैं ब्रिक टेस्ट। ब्रिक टेस्ट, इसको ईट परीक्षण हिंदी में हम कहते हैं। इसके अंतर्गत जो सेट आपको 1 होंगे और क्वेश्चंस जो होंगे आपको वो 50 होंगे।
ये 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो 10 उपखंडों में विभाजित होते हैं। प्रत्येक एक उपखंड में टोटल आपको 5 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 10 इंटू 5 हम करेंगे तो 50 क्वेश्चंस होते हैं। 10 इंटू 5 50 क्वेश्चंस होते हैं। और इसके लिए जो आपको समय दिया जाता है वो होता है केवल 5 मिनट का होता है। सेकेंड टेस्ट जो होता है वो होता है हमारा क्यूब टेस्ट। बेसिकली इसे क्यूब टेस्ट को हिडन क्यूब टेस्ट कहते हैं। हिडन क्यूब टेस्ट कहते हैं। इसके अंदर नंबर क्वेश्चन जो होते हैं वो टोटल 50 होते हैं। और इसमें जो समय आपको मिलता है वो टाइम भी 5 मिनट का ही मिलता है। क्लियर? तो हम देखते हैं डेप्थ परसेप्शन टेस्ट के अंतर्गत टोटल हमारे पास दो टेस्ट होते हैं। पहला होता है ब्रिक टेस्ट, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 50 और समय मिलता है 5 मिनट का। दूसरा होता है क्यूब टेस्ट, इसको हिडन क्यूब टेस्ट भी कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होते हैं और इसमें भी समय मिलता है आपको 5 मिनट का। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा डिजिट टेस्ट। डिजिट टेस्ट के अंतर्गत आप देखेंगे कि टोटल आपको 3 टेस्ट होते हैं। टेस्ट फर्स्ट, टेस्ट सेकेंड एंड टेस्ट थर्ड। टेस्ट वन के अंतर्गत आपको यस नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यस नो। सेकेंड होता है फाइंड 6 और थर्ड वन होता है फाइंड 9। इसके अंतर्गत जो क्वेश्चंस होते हैं आपको और टाइम, इसको अगर हम इस तरह से देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें आपको होते हैं 75 और इसमें समय आपको मिलता है 5 मिनट का। और जो फाइंड 6 होते हैं इसमें आपको 96 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ भी 96 क्वेश्चन होते हैं, समय आपको 4 मिनट का और 4 मिनट का मिलता है, 4 मिनट एंड 4 मिनट। डिजिट टेस्ट, इसके अंतर्गत आपको यस एंड नो टाइप के क्वेश्चंस, फाइंड सिक्स फाइंड 9। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 75, 96, 96 और क्रमशः समय आपको 5 मिनट, 4 मिनट और 4 मिनट का मिलता है। उसके बाद जो आखिरी टेस्ट या आखिरी बैटरी बचती है उसका नाम है हमारा सिमिलरिटी टेस्ट। उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सिमिलरिटी टेस्ट। ये हमारा टेस्ट 5 है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं टोटल 3 टेस्ट होते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है वो होता है हेक्सागोनल टेस्ट। हेक्सागोनल टेस्ट, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको होते हैं वो 96 होते हैं और समय आपको जो मिलता है वो मिलता है 4 मिनट का। नंबर 2 टेस्ट जो होता है वो होता है आपका फिगर टेस्ट। फिगर में आपको सिमिलरिटी ढूंढनी होती है और ये जो होते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये 72 होते हैं और ये बेसिकली 18 उपखंडों में विभाजित होते हैं। एक उपखंड में आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे तो 18 इंटू 4 कितने हो गए? 72। तो ये हमारा हो गया 18 इंटू 4 72 और इसके लिए जो समय आपको मिलता है वो मिलता है 4 मिनट का। नेक्स्ट वन जो थर्ड वन है हमारा सेट वो है हमारा रीजनिंग टाइप। रीजनिंग टाइप, इसके अंतर्गत जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमारे 96 होते हैं और इसमें जो समय हमें मिलता है वो मिलता है 4 मिनट का। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा सिमिलरिटी टेस्ट है उसमें आपको टोटल 3 टेस्ट देने होते हैं। एक हेक्सागोनल टेस्ट, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 96 और समय मिलता है 4 मिनट का। फिगर एंड फिगर टेस्ट, ये होता है 72 क्वेश्चंस का, 18 इंटू 4 उपखंडों में विभाजित होते हैं, इसमें भी आपको 4 मिनट का समय मिलता है। फिर आते हैं रीजनिंग टाइप क्वेश्चन जिसमें कि 96 क्वेश्चंस होते हैं और समय आपको मिलता है 4 मिनट का। इस प्रकार अगर हम देखें तो टोटल मेमोरी टेस्ट है, इसमें आपको 5 टॉपिक्स मिलते हैं। फॉलोइंग डायरेक्शन है, इसमें आपको टोटल 2 टॉपिक मिलते हैं। डेप्थ परसेप्शन है, इसके अंतर्गत आपको 2 टॉपिक मिलते हैं। डिजिट टेस्ट है, इसमें आपको 3 टेस्ट मिलते हैं। और जो है लास्ट वन हमारा सिमिलरिटी टेस्ट, इसके अंतर्गत भी 3 मिलते हैं। अगर हम इसको जोड़ें तो 5 2 7 2 9 3 12 3 15 और ये बेसिकली 2 + 1 3 होता है।
जो मैंने आपको बताया था फॉलोइंग डायरेक्शन। टेबल टेस्ट इसके अंतर्गत जो आपको होते हैं, एक होता है लेटर बेस्ड, मीन्स ए से लेकर के जेड तक के लेटर्स उसके अंदर होंगे उस टेबल के अंतर्गत। और दूसरा होता है आपको अल्फाबेट टेस्ट, डिजिट टेस्ट। इसमें आपको एक से लेकर के 9 तक के कोई नंबर होंगे। तो बेसिकली इसके अंदर 2 + 1 3 हो गए, तो 5 + 3 8 + 2 10 + 3 13 + 3 16, यानी कि टोटल आपको 16 टेस्ट आपको तैयार करना होगा। जो बच्चे सोच रहे हैं कि उन्हें केवल 5 ही टेस्ट आएंगे और केवल 5 की ही पढ़ाई करनी है, वो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझ लें कि आरडीएसओ ने जो अपनी वेबसाइट पे साइकोटेस्ट एएलपी के लिए डिज़ाइन तैयार किया गया है, अपना एक नमूना पेश किया है, उसमें टोटल मेमोरी के अंतर्गत 5 टेस्ट हैं, फॉलोइंग डायरेक्शन के अंतर्गत 3 टेस्ट है, डेप्थ परसेप्शन के अंतर्गत 2 टेस्ट है, डिजिट टेस्ट के अंतर्गत 3 है और सिमिलरिटी के अंतर्गत 3 है। कुल मिलाकर 16 टेस्ट है। इन 16 में से ही आपका कॉम्बिनेशन बनेगा 5 टेस्ट का। जो हमने पहले आपको बताया था, मेमोरी से एक क्वेश्चन आएंगे आपके, फॉलोइंग डायरेक्शन से भी एक आएंगे, इन 3 में से एक डेप्थ परसेप्शन है उसमें से भी आपको केवल एक आएंगे, डिजिट टेस्ट है उसके अंतर्गत भी केवल एक आएंगे। फिर हम आते हैं सिमिलरिटी टेस्ट के अंतर्गत, उस 3 में से भी केवल हमारे एक आएंगे। इस प्रकार कुल हमारा जो बनेगा आपको 5 टेस्ट का बनेगा। तो इस सिलेबस में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा आएगा नहीं आएगा, उसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे कि कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलेबस आप सभी को क्लियर है? आते हैं अब हम लोग कि इन पांचों में से किसकी संभावना सबसे ज्यादा है कि वो टेस्ट आएगा। तो मेमोरी टेस्ट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो सबसे प्रथम संभावना है वो है हमारा फिगर एंड डिजिट टेस्ट का। फिगर एंड डिजिट टेस्ट होता क्या है, इसके बारे में हम आपको सभी टेस्ट के बारे में इंडिविजुअली आगे बताएंगे। अभी इतना समझिए कि लाइक मान लीजिए एक तरफ आपके पास एक मार्कर पेन है और उसके सामने एक डिजिट दे दिया गया है 23, दूसरी तरफ आपको एक दूसरा क्वेश्चन है, उसमें आपको एक बॉल है उसके सामने नंबर है 26। इसी तरह करके आपको सेट एक में 1 से लेके 21 तक फिगर होंगे और उसके सामने 2 डिजिट में नंबर्स होंगे। आपको करना क्या है कि प्रथम 3 मिनट में याद करना होगा, स्मरण करना होगा कि किस फिगर के सामने कौन सा नंबर है, उसको आप देखो याद करना पड़ेगा। जैसे ही समय आपका समाप्त होगा वो पृष्ठ समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह पर आपको दूसरी पृष्ठ आ जाएगी जिसमें कि रैंडमली नंबर्स होंगे और फिगर्स होंगे। एक फिगर के सामने पहले आपको एक नंबर थे, अब आपको 4 नंबर होंगे और वो चारों डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस में होंगे। क्लियर? जैसे कि हमने बताया था कि एक मार्कर पेन है और उसके सामने नंबर क्या है हमारा 23। तो अब आपको ऑप्शन ए बी सी डी, उसमें किसी में 33 होगा, किसी में 23, किसी में 43, किसी में 96। अब आपको उसने आपने किस तरह से याद किया है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम जो आपको पढ़ाते हैं क्रैक साइको इंस्टीट्यूट, यहाँ पे ट्रिक बेस्ड प्रिपरेशन कराया जाता है। उसमें हम आपको ट्रिक बताते हैं कि आप कैसे याद करेंगे, कि आप केवल क्लासरूम में ही नहीं, आप अपने घर पे ही नहीं, जब आप एग्जाम दे करके भी आ जाएंगे तो भी आप बता सकते हैं कि यस राज सर, हमारा क्वेश्चन ये आया था और इसमें ट्रिक के थ्रू हमने किया था और इस क्वेश्चंस में ये नंबर आंसर थे और ये ऑप्शन था। आपकी मेमोरी इतनी ज़्यादा शार्प हो जाएगी। तो एक से लेके किस क्वेश्चन आपके होंगे फिगर्स एंड नंबर के, तो हमने देखा कि इस मार्कर का नंबर 23 था, तो 23 मान लीजिए अगर बी ऑप्शन में है तो हम रेडियो बटन क्लिक करेंगे बी, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक से लेके 21 तक हमें करना है। तो जो मोस्ट चांसेस जो है जिसके आने के, वो सबसे पहले नंबर पे अगर मुझसे आप प्रायोरिटी पूछिएगा तो वो होगा हमारा फिगर एंड डिजिट का। सेकेंड प्रायोरिटी जो होगी हमारी वो होगी ट्रैक टेस्ट की। चूंकि आप लोग आरआरबी एएलपी के लिए जा रहे हैं, आप लोग एएलपी का मतलब हो गया है असिस्टेंट लोको पायलट, तो लोको पायलट में ट्रैक की बहुत ही अहमियत होती है। आपको ट्रैक पर ही ट्रेन को चलाना होता है, वहीं पर आपको सिग्नल्स आते हैं, वहीं पर स्टेशन आते हैं, वहीं पर जंक्शंस आते हैं। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं आपका ट्रैक पे ही समय बीतता है। आपका ऑफिस आवर्स, जैसे आप एएसएम के लिए जा रहे हैं तो आपको एक ऑफिस होगा जिसके अंदर स्टेबल आप काम कर रहे होंगे आराम से। बट ट्रेन ऑपरेटर जो होते हैं एएलपी, वो बिल्कुल कहाँ करते हैं, रनिंग ड्यूटी उनकी होती है, तो उनके साथ उनकी ज़िंदगी एक तरह से समझिए पटरी पे ही बीतती है। तो ट्रैक टेस्ट जो है वो सेकेंड नंबर पे प्रायोरिटी है। थर्ड वन जो होता है वो होता है हाउस एंड बिल्डिंग टेस्ट। इसके बारे में भी आपको देखा जाता है, बट इसको थर्ड प्रायोरिटी दी जाती है।
बाकी बचे फिगर एंड फिगर फाइंडिंग, इन दोनों के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। हम जो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑफलाइन क्लासेस जो हम कराते हैं, तो उसमें हमारा मेन फोकस जो होता है इन तीन पे होता है। इन दोनों की भी प्रैक्टिस हम इतनी कराते हैं कि आप इजी से उसको क्वालिफाई कर जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जो मेन कोर्स होता है उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट के बारे में जानने के लिए। तो फॉलोइंग डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। फॉलोइंग डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा निर्देश, दिशा निर्देश परीक्षण। दिशा निर्देश परीक्षण बेसिकली होता क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें कोई भी कार्य होता है तो वो एक नियम और कानून के तहत ही होता है। एक संस्था होती है, वो अपने आप के लिए भी नियम बनाती है, अपने कर्मचारियों के लिए भी नियम बनाती है, और उस संस्था में शामिल होने वाले जितने भी व्यक्ति या यात्री होते हैं उनके लिए भी नियमों का पालन होता है। तो बेसिकली इसके अंतर्गत देखा जाता है कि आप परीक्षण जो आप कर रहे हैं दिशा निर्देश का, तो उसको आप समझने के लिए काबिल हैं या नहीं, इसीलिए फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट किया जाता है आपका। ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी से कोई काम करते हैं, या फिर एक आप डिसिप्लिन मेंटेन होकर के जो चीज़ें बताई जाती है केवल वही आप फोकस करते हैं। तो फॉलोइंग डायरेक्शन में मैंने बताया, जस्ट मैं रिकॉल करा रहा हूँ आपको सिलेबस को। ये टेबल टेस्ट है। बेसिकली ये दोनों सेम चीज़ें हैं, तो इसमें आप ज़्यादा मत उलझिएगा। अगर आपने एक को भी कर लिया तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, केवल आपको निर्देश को समझना है। इसमें एक सेट ही केवल होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होते हैं, समय आपको 5 मिनट का मिलता है। उसी प्रकार वाच टेस्ट होते हैं, इसमें दो सेट होते हैं। प्रथम सेट में 10 क्वेश्चन 5 मिनट का समय, दूसरे सेट में 10 क्वेश्चन समय 5 मिनट का। हाँ, एक बात मैं आपको जरूर याद दिला दूं कि इन दोनों सेट के लिए जो घड़ी होती है वो बिल्कुल ही अलग अलग होती है, और उसके मान भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो लाइक एक सर्कल होगा और उसके अंदर आपको डायरेक्शन दिया होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। और इन सभी मान पे यानी 8 दिशाएं हुई, 8 पॉइंट, उन सभी पर युग्म में आपको डिजिट्स होते हैं, लाइक A1 B2 C3 D4, इस तरह से। तो इसके लिए भी अलग होगा और इसके लिए भी अलग होगा। इन दोनों को आधार पर देख करके आप ये प्रथम 10 क्वेश्चन करेंगे, दूसरे के आधार पे द्वितीय 10 क्वेश्चंस को करेंगे। ये हो गया हमारा दिशा निर्देश को समझने का। इन दोनों में से आपको अब चांसेस है कि कौन सा आ सकता है, तो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों को हम लोग अपने क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे, ताकि कभी भी कोई दिक्कत आपको नहीं हो। तो इन दोनों टॉपिक को हमको फोकस करेंगे। थर्ड वन होता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, दूरी प्रत्यक्षीकरण। इसे हिंदी में हम कहते हैं दूरी प्रत्यक्षीकरण टेस्ट, दूरी प्रत्यक्षीकरण परीक्षण। ठीक है, यह है दूरी प्रत्यक्षीकरण परीक्षण। बेसिकली है क्या ये डेप्थ परसेप्शन? यह बताता है, इस टेस्ट का महत्व यह है कि कोई भी चीज है, लाइक इसके अंतर्गत जो टेस्ट होते हैं उसमें होता है ब्रिक एंड क्यूब, उसकी संरचना कैसी है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसको आपको जानना होता है। उसके आधार पे आपको एक पजल होता है और उसमें आपको आंसर करना होता है। जैसे ब्रिक टेस्ट है, तो ब्रिक टेस्ट में आपको एक ब्रिक की इमेज बनी होगी, इसको मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। आप देखेंगे कि ये एक ब्रिक है। इसी तरह ब्रिक के टोटल 8 से लेके 11 या 12 ब्रिक्स का एक घनाभ का रूप रहेगा, और उन सभी ब्रिक्स पे आपको केवल 5 पे नंबरिंग की गई होगी, A B C D और E। तो ब्रिक में आपको पूछा जाएगा कि इस ब्रिक जो लाइक ब्रिक ए है उसकी सरफेस को कितनी ईंटें टच कर रही हैं, उसके आधार पे आपको उसका उत्तर देना होता है। जैसे मान लीजिए कि ये ए ब्रिक है और इसी के ऊपर मैंने आपको एक और ब्रिक जो है वो बना दी, और इसके ऊपर भी हमने एक और ब्रिक बना दी। ठीक है, इसको अब हम हटा देते हैं क्योंकि इस ब्रिक के ऊपर एक और ब्रिक आ गई है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये ए ब्रिक है, ये बी ब्रिक है और ये सी ब्रिक है, और केवल एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल मान लीजिए 3 ही ब्रिक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिक ए
को कितनी ईंटें स्पर्श कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि ब्रिक के ऊपर में भी एक ईंट है और एक नीचे में भी ईंट है। तो इस तरह अगर हमारा उत्तर पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा 2। उसी तरह अगर केवल बी ब्रिक के बारे में पूछा जाए तो ब्रिक बी जो है उसको केवल नीचे की ओर एक ब्रिक टच कर रही है, जो कौन सी कर रही है, ए, तो उसका उत्तर हो जाएगा ए। बिल्कुल उसी तरह सी है, उसका उत्तर हो जाएगा ए। तो ब्रिक टेस्ट में बेसिकली पूछा जाता है कि एक ब्रिक है और उसमें उसकी सतह को कितनी ईंटें टच कर रही है। हम इस टॉपिक को आपको पूर्णतः डिटेल से पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाएंगे, ताकि आपको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत नहीं हो, और आंसर कैसे किया जाए और आपकी एक्यूरेसी कैसे मेंटेन रहे 100%, उसको हम बताएंगे। नेक्स्ट होता है क्यूब टेस्ट। इसके बारे में समझते हैं कि क्या है। एक चीज़ जो मैंने आपको बताई कि ये क्या है, हिडन क्यूब टेस्ट। तो हिडन क्यूब टेस्ट होता क्या है। जी, मान के चलिए ये क्यूब है। क्यूब की संरचना कैसी होती है, वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक रूप से बराबर होता है। आप लोगों ने लूडो खेला होगा, तो लूडो में जो छक्का होता है, डाइस होता है, आप वो देखते हैं, उसके टोटल कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमें इसके कितने फेस दिख रहे होते हैं, हमेशा 1 2 और 3 ही फेस दिख रहे होते हैं। लेकिन इसके 3 फेस और भी होते हैं। उसी तरह कोई भी ब्रिक होता है, उसका भी हमें केवल 3 फेस दिखता है, 3 फेस और होते हैं। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हिडन क्यूब टेस्ट होता है बेसिकली इसमें क्या होता है। लाइक मान लीजिए कि क्यूब, एक फर्स्ट फ्लोर है या फर्स्ट लेयर है, उसमें आपको 3 × 3 के फेस में आपको तीन, टोटल 9 जो है क्यूब्स रखे गए हैं। उसके ऊपर एक और लेयर क्यूब की रख दी जाती है। तो आप बताइए, आप में से कोई बता सकते हैं कि 3 × 3 एंड 3 × 3 के टोटल 2 लेयर हो गए, तो उसमें से कितने ब्रिक्स हैं जो हमें नहीं दिख रहे होंगे, कोई बता सकते हैं। तो देखिए, अगर 3 × 3 का एक लेयर है, उसके ऊपर एक और 3 × 3 का लेयर डाल देते हैं हम, तो टोटल नंबर ऑफ जो 4 ब्रिक्स होती हैं वो हमें नहीं दिखाई देती हैं। उसको हम लोग प्रैक्टिकल करके समझेंगे क्लास में, प्रॉपर ब्रिक के थ्रू या प्रॉपर क्यूब के थ्रू। जस्ट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में मतलब होता क्या है, इसको हमको कैसे करना होता है। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं डिजिट टेस्ट। डिजिट टेस्ट के अंतर्गत आपको मैंने बताया कि 3 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है यस नो, एक होता है फाइंड 6 और एक होता है फाइंड 9। इसको समझने की कोशिश करते हैं, यस एंड नो वो किस टाइप का होता है। लाइक मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें आपको लिखा हुआ है 1 2 3 4, और यहाँ इक्वल के साइन करके लिखा हुआ है 1 2 3 4। और उसी समय क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका नंबर है 1 2 4 3, और यहाँ पर लिखा हुआ 1 2 4 4। तो आप देखेंगे यस एंड नो, अगर बोथ साइड जो नंबर्स हैं और उसका क्रम है वो इक्वल होगा तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका यस। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी अंतर हो गया तो उसका उत्तर हो जाएगा नो। ये बहुत ही इजी टेस्ट होता है, यस नो टेस्ट। उसके बाद आता है फाइंड 6 एंड फाइंड 9। इसके अंतर्गत आपको ए बी सी डी ई 5 ऑप्शंस दिए गए रहते हैं। उसमें इन 5 ऑप्शंस में आपको जिसमें भी 6 डिजिट लिखा हुआ मिल जाएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर एक से अधिक में आपको 6 दिख जाता है तो उसमें उत्तर आपका ई हो जाएगा, ए बी सी डी और ई। अगर ए में हमें सिर्फ केवल 6 मिला है तो उत्तर ए होगा, अगर केवल बी में मिला है तो 6 होगा, तो बी होगा आंसर। अगर सी में मिला है तो वो सी हो जाएगा, अगर सी और डी दोनों में मिला है तो ई हो जाएगा। यानी केवल एक ऑप्शन में अगर 6 मिले तो उत्तर हमारा पार्टिकुलर वही ऑप्शन होगा, अगर मोर देन मिले तो हमारा उत्तर ई हो जाएगा। सेम चीज हो जाती है, उसमें केवल डिजिट चेंज हो जाता है, और वो होता है फाइन 9। इसमें 96 क्वेश्चन हो, इसमें भी आपको 96 होते हैं, इसमें भी 96 होते हैं। समय 4 4 मिनट होता है। उसमें आपको ए बी सी डी टोटल 4 ऑप्शन है, जिसमें भी 9 ऑप्शन मिल गया, 9 नंबर डिजिट मिल गया, वही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर एक से अधिक में है तो उत्तर हमारा ई हो जाएगा। ये आपका हो गया डिजिट टेस्ट। सिमिलरिटी टेस्ट के बारे में एक बार दोबारा से हम बता दें, ये हेक्सागोनल टेस्ट होता है। हेक्सागोनल मतलब आपका ये एक हेक्सागन बना हुआ होता है, और बेसिकली सिमिलरिटी का मतलब होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसी के सिमिलर में दूसरा, टोटल बाकी के 4 या 5 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से कौन सा सिमिलर है एज इट इज, वही हमारा उत्तर होगा।
समझने की कोशिश कीजिए। सिमिलरिटी टेस्ट का मतलब हो गया समानता परीक्षण। मीन्स कोई भी चीज आपको एक दिखाई गई है सेम टू सेम या हूबहू, आपको उसे दूसरे उसी ऑप्शन ए बी सी डी या ई जितने भी ऑप्शन दिए होंगे उसमें आपको ढूंढ करके उसको मार्क करना है, वही आपका उत्तर होगा। हेक्सागन में बेसिकली क्या होता है, टोटल 6 आपको 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसमें आपको कहीं पर भी आपको लाइक ये मार्किंग दी होगी, किसी में यहाँ दिया होगा। तो अब हम जो आगे के देखेंगे उसमें हमको केवल यहीं पर की मार्किंग देखनी है, ना कि यहाँ की मार्किंग ना यहाँ की मार्किंग। बहुत ही आसान टेस्ट है। फिगर एंड फिगर ये मैंने आपको बताया। 18x4 यानी कि 72 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको टोटल ए बी सी और डी, इसमें आपको फिगर बने हुए होंगे, और यहाँ पर ए बी सी डी और ई टोटल क्या देंगे, फिगर दिए रहेंगे। आपको मैच मेकिंग करना होगा कि ए फिगर से मिलता जुलता फिगर कौन सा है। लाइक सी है तो सी आंसर होगा, बी का ए है तो ए आंसर होगा, सी का अगर ई है तो ई होगा, अगर डी का आंसर बी है तो बी होगा। ये चुनाव करके हमें उत्तर करना होता है। फिर आता है रीजनिंग टाइप। आप लोग अभी सीबीटी 1 दिए हैं, सीबीटी 2 दिए हैं, बैंकिंग की एग्जाम देते रहे होंगे। बहुत ही इजी टेस्ट होता है, केवल और केवल आप कंसंट्रेशन से करेंगे तो आप इसको ढूंढ लेंगे, बहुत ही आसान होता है। क्लियर? तो मैं एक बार समराइज आपको करता हूं, तो आप मुझे एक बार बताइएगा कि लाइक टोटल आरआरबी में एएलपी के अंतर्गत जो आरडीएस ने सिलेबस डिजाइन किया है उसमें टोटल नंबर ऑफ बैटरियां कितनी होती है, 5। प्रथम बैटरी कौन सी होती है, मेमोरी। सेकेंड वन कौन सी होती है, फॉलोइंग डायरेक्शन। थर्ड वन कौन सी होती है, डेप्थ परसेप्शन। फोर्थ वन कौन सी होती है, डिजिट टेस्ट। एंड फिफ्थ वन कौन सी होती है, सिमिलरिटी टेस्ट। प्रथम बैटरी में टोटल कितने टेस्ट होते हैं, 5। सेकेंड में कितनी होती है, 3। फोर्थ में थर्ड में कितनी होती है, 2। और फोर्थ एंड फिफ्थ में 3 होती है। ये तो हो गया हमारा सिलेबस। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें से कौन सा जो बैटरी है वो सबसे इजी है और कौन सा सबसे हार्ड है आपके अनुसार। जो हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है उसके अनुसार अगर हम मार्किंग करें तो डिजिट टेस्ट जो होता है वो सबसे इजीएस्ट होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो होता है वो होता है आपको सिमिलरिटी टेस्ट। थर्ड वन पे बात की जाए तो वो कौन होता है आपका, डेप्थ परसेप्शन। फिफ्थ वन पे होता है आपका थर्ड नंबर पे ये होता है। फोर्थ नंबर पे आपका फॉलोइंग डायरेक्शन होता है। और फिफ्थ नंबर पे होता है मेमोरी टेस्ट। आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होगी तो इसके इजी लेवल को हम इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइम से तुलनात्मक अध्ययन करके भी इसको जान सकते हैं। इसको जानना बेहद ही जरूरी काम है। तो एक बार मैं आपको इसे करके दिखाता हूं। अच्छा, ओके। हाँ, आप लोगों के बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर हमें मेमोरी टेस्ट में ज़्यादा दिक्कत होती है। कई बच्चे बोल रहे हैं कि उनको फिगर एंड डिजिट में दिक्कत आ रही है। तो कई बच्चे बोले कि सर ये ट्रैक वाला कैसे होता है, वो हमें समझ में नहीं आता है। तो आप अभी क्लास में हमारे साथ बने रहिए। एक बार हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसको एनालिसिस कर लेते हैं। फिर हम इस क्लास का जो एंड करेंगे उसमें हम मेमोरी का पहला ही टॉपिक फिगर एंड डिजिट ट्रिक के साथ हम आपको याद करना सिखाएंगे। पहले हम ट्रिक बताएंगे आपको, उसको हम आपको याद भी कराएंगे और उसके बाद उसको हम एग्जाम्पल के साथ करके भी देखेंगे और आप लोग खुद भी करने लगेंगे। ओके, तो हम पहले एनालिसिस करते हैं कि इजी एंड डिफिकल्ट। तो आप देखिएगा कि टेस्ट वन जैसे ही मैं बोलूं तो इसका मतलब आप समझेंगे कि हम मेमोरी टेस्ट की बात कर रहे हैं। टेस्ट 2, टेस्ट 2 का मतलब कौन सा हो गया, हमारी बैटरी टू फॉलोइंग डायरेक्शन। अब आते हैं टेस्ट 3, ये हमारा कौन सा हो गया, डेप्थ परसेप्शन। टेस्ट 4, ये हमारा क्या हो गया, डिजिट टेस्ट। और ये आते हैं टेस्ट 5, ये हमारा कौन सा हो गया, सिमिलरिटी टेस्ट। तो आप केवल यहां पर देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन और यहां पर आप देखिए टाइम। आप में से जो भी लोग स्मार्ट टीचिंग या लर्निंग करते हैं वो इन सब चीज़ों पर निश्चित ही ध्यान देते होंगे। ऐसा नहीं कि केवल हम रट्टा मार के पढ़ेंगे, एनालिसिस करना चीज़ों को बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो हम देखते हैं टेस्ट 1 में अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो हम क्या देखते हैं, मेमोरी में आपको मैक्सिमम 42 क्वेश्चन है। 42 42 42 और यहाँ पे 12 12 24। इसका भी हम तुलनात्मक अंदर विद इन अ मेमोरी टेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप समझिए टेस्ट 1 में यहाँ पे 42 क्वेश्चन हैं और इसके लिए आपको समय मिल रहा है 6 + 6 12 मिनट, यानी कि 12 मिनट में 42 क्वेश्चन है। अब आते हैं टेस्ट 2 में।
फॉलोइंग डायरेक्शन है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम की ही हम बात करते हैं या फिर मिनिमम का ही हम देखेंगे। तो फॉलोइंग डायरेक्शन में आप आते हैं, टेबल टेस्ट के अंतर्गत 10 क्वेश्चन है और इसके लिए आपको समय 5 मिनट दिया जा रहा है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। इसमें ब्रिक टेस्ट और क्यूब टेस्ट दोनों में समान रूप से 50 क्वेश्चन है और समय 5 मिनट का दिया जा रहा है। 50 क्वेश्चन है और समय आपको 5 मिनट दिया जा रहा है। फिर यहाँ हम देखते हैं डिजिट टेस्ट। इसमें आपको 75 और 96 तो हम 96 वाले को लेते हैं। 96 क्वेश्चंस हैं और समय आपको केवल 4 मिनट दिया जा रहा है। फिर हम देखते हैं टेस्ट 5। यहाँ पर भी मैक्सिमम हमारा जो है 96 का है, हेक्सागोनल 96 है और समय 4 मिनट है। 96 और 4 मिनट। अब आप समझिए कि एक टेस्ट है जहां पे हमें 12 मिनट में 42 क्वेश्चन करने हैं। दूसरा टेस्ट है जहां पे 5 मिनट में हमें केवल 10 क्वेश्चन करने हैं। वहीं एक तीसरा टेस्ट है जहां पे 5 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं। एक टेस्ट है जिसमें 4 मिनट में 96 करने हैं। फिर एक टेस्ट है जहां पे 4 मिनट में 96 करने हैं। तो आप इस चीज की गंभीरता को समझने की कोशिश कीजिए कि ये कौन सा एग्जाम है और ये आरडीएसओ जो साइको टेस्ट करवाती है, लाइक इंडियन रेलवे के लिए या फिर और भी मेट्रोस के लिए, तो उसका पर्पस क्या है, ये विभिन्न बैटरीज को बनाने का। क्लियर? तो आप देखेंगे कि 4 मिनट में 96, 4 मिनट में 96, यानी ये दोनों जो टेस्ट है होते हैं आपके, वो बेसिकली क्वेश्चंस तो इजी होते हैं, बट इसमें आपको स्पीड की बात की जाती है। यानी हम बोलेंगे इसे, ये लेवल आपका इजी है, बट इसमें आपको क्या देखा जाता है, स्पीड। क्लियर? अब आते हैं ये दोनों जो क्वेश्चंस होते हैं 50 क्वेश्चंस वाले, और फिर एक है ये 10 क्वेश्चन 5 मिनट में 50। सोचिए, एक क्वेश्चन, एक सेट है जहां पे 5 मिनट में आप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं और वहीं एक टेस्ट है जिसमें कि 5 मिनट में 10। तो डेफिनेटली ये जो है इसकी तुलना में थोड़ा सा हार्ड होगा। यहाँ 4 मिनट में 96 है, ये डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हमारा ग्राफ ऊपर गया है, तो ये हम इसको कहेंगे कि मीडियम लेवल है। और यहाँ पर आपको स्पीड भी देखना है और साथ ही साथ आपको इस चीज की समझ, डेप्थ परसेप्शन यानी कि दूरी प्रत्यक्षीकरण, यानी आपकी इमेजिनेशन पावर के बारे में आपसे बात की जा रही है, उसको देखना है। तो हम देख रहे हैं ये मीडियम लेवल का हो गया और इसमें आपकी इमेजिनेशन पावर को आपको देखा जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम, 5 मिनट है और केवल आपको कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो यहां पर हम आगे बढ़ेंगे तो ये आपका हार्ड हो गया। और यहाँ पर आपको क्या देखा जाता है कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। फॉलोइंग डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा निर्देशों का पालन करना। तो एक शांत दिमाग का व्यक्ति और एक अशांत दिमाग का व्यक्ति, दोनों कौन दिशा निर्देशों को अच्छे से समझ पाएगा, इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो पीस ऑफ माइंड चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए और दिशा निर्देशों को अच्छे से समझने की काबिलियत चाहिए। तो वो चीज़ें चाहिए। तो ये हम देखते हैं कि हमारा फॉलोइंग डायरेक्शन है, कंसंट्रेशन है, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम मेमोरी टेस्ट, जो सबसे डिफिकल्ट कहा जाता है। डिफिकल्ट लेवल का है हमारा। इसमें आपको 12 मिनट के अंदर 42 क्वेश्चंस करने होते हैं स्मृति पे आधारित। इसमें भी आप देखेंगे तो जो टेस्ट ट्रैक और हाउस बिल्डिंग होता है ये उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। यहाँ 10 मिनट में आपको 24 क्वेश्चंस करने होते हैं, यानी ये और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसकी तुलना में हम किया करने के लिए कोशिश करें तो ये बेसिकली आपको क्या चीज़ देखता है, मेमोरी। क्लियर? तो आपके सामने मैंने इन पांचों टेस्ट का एक एनालिसिस करके दिया है कि प्रथम अंतिम जो दो टेस्ट हैं, डिजिट टेस्ट और सिमिलरिटी टेस्ट, वो स्पीड से रिलेटेड है, कंसंट्रेशन से रिलेटेड है आपका। बाकी ये दोनों जो टेस्ट होते हैं वो मीडियम लेवल के हैं और हार्ड लेवल के हैं। इसमें आपका एक देखा जाता है इमेजिनेशन पावर कितना है और दूसरा आप दिशा निर्देशों को समझने में कितने सक्षम व्यक्ति हैं। और ये जो होता है आपका याददाश्त परीक्षण होता है कि आप कितने अच्छी आपकी मेमोरी पावर है, आप चीज़ों को कर पाते हैं। क्लियर? तो ये हमारा सिलेबस हो गया। क्या हम इसे इरेज कर सकते हैं? आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर वीडियोस तो आपके पास अवेलेबल रहेंगे ही, आप वहां से देखते हैं। अभी हम इसको हटाते हैं और फिर आगे की चीज़ों को देखते हैं।
तो हमने देखा, इंट्रोडक्शन देख लिया, सिलेबस देख लिया। अब हम आते हैं कि साइको टेस्ट जो बेसिकली है उसकी नीड क्यों है। आप सभी लोग यूट्यूब पे देखे होंगे, फेसबुक पे देखे होंगे, किताबों में देखे होंगे, कई जगह कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग खुल रखे हैं, आप वहां पर भी देख चुके होंगे कि लोग साइको टेस्ट तो बिल्कुल पढ़ाए जा रहे हैं। बट किसी ने भी आज तक आपसे पूछा है ये क्वेश्चन, आप अपने आप से पूछ के बताइएगा और आंसर जरूर कीजिएगा कि वाई साइको टेस्ट, मतलब साइको टेस्ट की जरूरत क्यों है। तो बेसिकली साइको टेस्ट को अगर हम हिंदी में रूपांतरण करें तो इसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण या मनोविज्ञान परीक्षण, साइको टेस्ट। इसकी नीड क्यों होती है और ये रिलेटेड कैसे है आरडीएसओ से। आरडीएसओ से आरडीएसओ भारत सरकार की एक संस्था है जो कि साइको टेस्ट को कंडक्ट करती है ऑल ओवर इंडिया। ठीक, तो हम केवल आरडीएसओ के बारे में समझते हैं। ये एक आरडीएसओ संस्था है जिसने कि डिजाइन किया है आपके आरआरबी एएलपी का भी, एएसएम का भी, चाहे वो जितने भी मेट्रोज हो गई, दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, कानपुर मेट्रो, ऑल ओवर इंडिया जितने भी मेट्रो होती है उन सभी के लिए। तो आप समझिए कि आरडीएसओ साइको टेस्ट डिजाइन करती है रेलवेज के लिए। रेलवेज के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। हमारे क्लास का पर्पस आज का इंट्रोडक्शन का क्या है कि साइको टेस्ट का सिलेबस आप समझिए, उसके बाद साइको टेस्ट क्यों जरूरी है उसको समझिए। क्यों जरूरी है इसका उत्तर आपसे हम पूछेंगे भी कि आप लोग बता पाते हैं या नहीं, फिर हम देखते हैं। तो आरडीएसओ एक संस्था है जो कि साइको टेस्ट करवाती है रेलवेज के लिए। इस रेलवेज में भी आपको मैं डिफाइन करता हूं। एक होती है इंडियन रेलवे और दूसरी होती है मेट्रोज। मेट्रोज में आपको डीएमआरसी हो गई, एलएमआरसी हो गई, नोएडा मेट्रो हो गई, पटना में भी आ रहा है अब तो पटना मेट्रो हो गई, और एटसेट्रा। देश भर में बहुत सारे मेट्रोज अब आगे प्रस्तावित होने वाले हैं। तो आप देखिएगा इंडियन रेलवे के अंतर्गत जो साइको टेस्ट होता है उसमें दो पोस्ट होते हैं। फर्स्ट वन होता है आपका एएसएम। एएसएम स्टैंड फॉर व्हाट? असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। एंड सेकेंड वन इज एएलपी। एएलपी इज असिस्टेंट लोको पायलट। अब हम आते हैं मेट्रोज की बात करें तो मेट्रो में दो तरह की साइको, दो पोस्ट के लिए होती है। एक होता है एससी कम टीओ और सेकेंड होता है सीआरए। समझिए, आरडीएसओ साइको टेस्ट करवाती है रेलवेज के लिए। रेलवेज में भी दो बाइफर्केशन है, एएसएम और एएलपी। उसी तरह मेट्रो में एससीटीओ एंड सीआरए। एससीटीओ का मतलब होता है स्टेशन कंट्रोलर। टीओ का मतलब होता है ट्रेन ऑपरेटर। सीआरए का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप असिस्टेंट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं ग्राहक सेवा सहायक। तो ये हो गया असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट लोको पायलट, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और सीआरए। ये बेसिकली एक ही पोस्ट होती है जिसमें कि स्विच होता रहता है जॉब 3 साल के बाद। तो इंडियन रेलवे का एससी जो है वो इक्विवेलेंट टू एएसएम है, टीओ इक्विवेलेंट टू एएलपी है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि सीआरए के लिए साइको टेस्ट की क्या आवश्यकता रही। लाइक ग्राहक सेवा सहायक आपके बैंकिंग सेक्टर में भी होता है, वहां तो साइको टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बेसिकली जो सीआरए का नेक्स्ट प्रमोशन की चांसेस होते हैं वो आपका होता है एससीटीओ पोस्ट के लिए होता है। वर्ष 2009 से पहले सीआरए नाम की कोई पोस्ट नहीं हुआ करती थी। उस समय होता था जेएससी, दैट इज कॉल्ड जूनियर स्टेशन कंट्रोलर। वो बाद में एएससी बनते थे, फिर वो एससी के लिए एलिजिबल होते थे। बट वहां पर साइको टेस्ट इंट्रोड्यूस नहीं था। 2009 में सीआरए आया और उससे साइको टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद ये हुआ। तो सीआरए के लिए क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि सीआरए का जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है आफ्टर 3 years कंप्लीटेशन ऑफ जॉब, तो वो आते हैं आपको एससीटीओ बनते हैं, वो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो चूंकि सीआरए भी साइको टेस्ट क्वालिफाई करके आए हुए होते हैं इसलिए उनको एससीटीओ में केवल नॉलेज टेस्ट देना होता है, साइको टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती है, उनका सिलेक्शन हो जाता है।
एससी हमारे एसएएम के इक्विवेलेंट हो गए और टीओ एएलपी के इक्विवेलेंट हो गए। अब है कि इन पोस्टों के लिए साइकोटेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आप समझिए कि कोई भी रेलवे है तो वो कोऑर्डिनेशन से चलती है। आप लोग सभी लोग यात्रा करते हैं तो ट्रेन से जा रहे होते हैं, तो उस ट्रेन को कौन चला रहा होता है? ऑपरेटर चला रहे होते हैं। ऑपरेटर चाहे वो टीओ हो या फिर एएलपी हो। क्लियर। अब दूसरा चीज क्या होता है, ट्रेन से जा रहे होते हैं तो कोई स्टेशन भी होता है बेसिकली। तो हम देखते हैं स्टेशन। स्टेशन पे कौन होते हैं? स्टेशन कंट्रोलर या फिर मास्टर। तो ये कौन से हो गए हमारे कंट्रोलर, जो स्टेशन कंट्रोलर मैंने लिखा, और ये क्या हो गए हमारे एएसएम हो गए। यानी कि कोई भी ट्रेन जो होती है वो लाइक मान लीजिए इस पाथ से जा रही है और इस बीच में यहाँ पर एक स्टेशन आया, यहाँ पर एक स्टेशन आया, तो ट्रेन जो मूवमेंट कर रही होती है तो वहां पर क्या होता है, कई बार वो रूट डाइवर्ट होती है, वहां पर भी एक स्टेशन होता है। क्लियर। तो जो ये रूट डाइवर्ट होता है तो यहाँ पर बेसिकली क्या होते हैं, एक पॉइंट होता है जो कि पॉइंट्समैन होते हैं, वो पॉइंट को आपको या तो रिवर्स फॉलोइंग ड्राइविंग डायरेक्शन में रखते हैं या फिर उसको डाइवर्जन में रखते हैं। और हर एक पॉइंट जो होता है वो आपको सिग्नल से प्रोटेक्ट होता है। ठीक। और सिग्नल के जो एस्पेक्ट्स होते हैं तीन होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है येलो या वायलेट, और तीसरा होता है ग्रीन। रेड का मतलब होता है स्टॉप, वायलेट का मतलब होता है प्रोसीड, और ग्रीन का मतलब होता है स्टार्ट या गो। क्लियर। तो कोई भी ट्रेन होती है उसको चलाने वाले कौन होते हैं, टीओ या एएलपी होते हैं। अब आप मान के चलिए कि आप एक ट्रेन को लेकर के चल रहे हैं और आपके साथ हजारों लोगों की जिंदगी है और करोड़ों की संपत्ति है। क्लियर। अगर आपसे कोई भी ऐसी दुर्घटना घट गई जो कि नहीं घटनी चाहिए थी तो उससे किसका नुकसान होगा बताएं? आपका। आपका नुकसान होगा, ट्रेन में बैठे हुए हजारों लोगों का नुकसान होगा, उस ये लाखों की करोड़ों की संपत्ति होती है उसका नुकसान होगा, इंडियन रेलवे का नुकसान होगा। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो राष्ट्र की प्रतिष्ठा होती है, लोग कहते हैं विदेशों में कि भारत में तो अक्सर ही दुर्घटनाएं होती रहती हैं, वहाँ का सिस्टम जो है चरमराया हुआ है, तो आप एक राष्ट्र की प्रतिष्ठा भी नुकसान होती है। और अगर आप हॉलिस्टिक अप्रोच में देखेंगे तो क्या देखते हैं कि जो मानवता या ह्यूमैनिटी होती है उसका भी क्षय यानी कि नुकसान होता है। तो बेसिकली साइकोटेस्ट जो होता है, वाई साइकोटेस्ट, तो वो होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। यानी क्या हो गया, सुरक्षा वो संरक्षा, इस दोनों को सुनिश्चित करने के लिए ही साइकोटेस्ट लिया जाता है। साइकोटेस्ट किस लिए होता है कि सुरक्षा और संरक्षा यानी कि सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। यानी कि अगर मान लीजिए कोई ट्रेन ऑपरेटर है और उसका मेमोरी पावर लाइक वो हो, कहते हैं ना लुल टाइप, वो हो, तो अगर उसकी याददाश्त शक्ति बिल्कुल ही कमजोर है तो वो जिस रूट के थ्रू जाएगा प्रॉपर ट्रेनिंग उसको दी जाती है। एक टर्म यूज होता है उसको कहते हैं LRD, इसको कहते हैं लर्निंग रूट एंड डिपो। वो करवाया जाता है, साथ में उसके जो सीनियर होते हैं वो साथ में लेके जाते हैं कि किस जोन में, लाइक आप लोग डिफरेंट 18 जोन है 17 जोन है रेलवेज के अंतर्गत, जिस भी जोन में आपका चुनाव होगा तो वहां पर आपको ट्रेन उसी जोन के अंदर चलानी होती है। उसके बाद हैंडओवर दूसरे जोन के टीओ ले लेते हैं। क्लियर। तो वो आपको पूरे रूट का लर्निंग करवाएंगे, चीज़ों को सिखाएंगे कि कहाँ पर क्या है, कौन से स्टेशन है, कहाँ पर हमें गति पर ध्यान देना चाहिए, कहाँ पर लोगों की आवाजाही ज़्यादा होती है कि ट्रैक पर कोई आए तो उसके पहले ही हम अपनी गति को कम कर लें, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो बेसिकली जो मेमोरी टेस्ट आपका होता है उसमें आपको फिगर एंड नंबर, ट्रैक वाला हो गया, बिल्डिंग वाला हो गया, ये सब चीज़ें आपके याददाश्त को देखा जाता है। उसी तरह फॉलोइंग डायरेक्शन एक टर्म होता है जिसको कहते हैं SOP। SOP स्टैंड फॉर होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्या होता है एक बार आप सभी बोलिए। SOP मीन्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड मतलब हो गया मानक, ऑपरेटिंग मतलब हो गया ऑपरेट करने वाला, और प्रोसीजर मतलब हो गया प्रक्रिया। यानी ऐसी प्रक्रिया जो कि एक मानक हो, और ये मानक कौन तय करता है,
जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रिसर्च विंग होती है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होती है, वो तय करती है कि हाँ इसका मानक ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे आप लोग देखते हैं ना अभी पेट्रोल के लिए बैसल होता है इंडेक्स, एक इसी तरह हर एक का अपना मानक होता है। तो कहीं पर भी ये SOP को फॉलो किया जाता है। अब कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक मान लीजिए इंडियन रेलवे, ये SOP यानी नियम और कानून जो बनाती है वो एक अपने सेल्फ के लिए बनाती है कि उसको किस प्रकार से ग्रो करना है। दूसरा वो अपने एम्प्लॉय के लिए करती है। और थर्ड वन जो होती है, जो उसके अंदर जिसको वो सर्विस प्रोवाइड करती है यानी कि पैसेंजर्स, उसके लिए भी वो नियम एंड कानून बनाती है। क्लियर? तो ये सेल्फ हो गया, ये एम्प्लॉय हो गया और ये पैसेंजर हो गया। अब जो ये SOP बनती है वो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरह से आपको रिएक्ट करना है उसके बारे में, ऐसा नहीं कि अपने मन से चीज़ों को करना हो। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर कहीं पर भी आप एक स्टेशन पे काम कर रहे हैं और वहां पर आग लग गई या भूकंप आ गया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन ए, स्वयं को बचाएंगे। ऑप्शन बी, लोगों की रक्षा के लिए तत्पर हो जाएंगे। ऑप्शन सी, कह नहीं सकते। आप लोग अपना इनबॉक्स कीजिए मैसेज को, आंसर को। अगर आपका उत्तर है कह नहीं सकते यानी आप स्टैंड स्टिल माइंड है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप देखते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को उत्साही दिखाने के लिए मैं लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहता हूं, तो यह भी बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा। पहले हमें खुद की सेफ्टी देखनी होती है, उसके बाद हम दूसरों को सेफ्टी दे सकते हैं। कभी भी इमरजेंसी हो तो पहले हम अपने आप को सेफ कर ले, फिर हम दूसरों को सेफ करने की कोशिश करें। ये आप लोग को ट्रेनिंग के दौरान बताया जाएगा। तो SOP में आपको एक नॉर्मल नॉर्मल डेज या नॉर्मल रूटीन वर्क है, उसके लिए अलग नियम कानून बताए जाते हैं। एक इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी में आपको किस तरह से डील करना है उसके बारे में आपको बताया जाता है। बिल्कुल जो डायरेक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसको आपको अक्षरशः पालन करना होता है। अगर उसमें आपने जरा से भी गलती कर दी तो वह में भी नुकसान कर सकता है या नुकसान होने की संभावना हो सकती है। तो वो बिल्कुल उसमें आपको जो मैंने बताया आपके लिए भी नुकसानदेह है, यात्री और संपत्ति के लिए भी है, रेलवे के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी और मानवता के लिए भी नुकसानदेह है। तो हर एक चीज का प्रोसीजर बनाया जाता है आपको। SOP नॉर्मल डेज के लिए और इमरजेंसी के लिए आप उसको नियम को पालन करें। तो बेसिकली फॉलोइंग डायरेक्शन यानी दिशा निर्देश परीक्षण यही बताता है कि आप किस मनोवृत्ति के व्यक्ति हैं। समझिए, आप किस मेंटेलिटी के, ऐसा तो नहीं कि आप अपने मन की करते हैं, या फिर आपको जो गाइडलाइंस दी गई है, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया जाता है, उसके तहत आपको कार्य करना होता है। तो ये फॉलोइंग डायरेक्शन कि इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए। अब आप सोचिए, जो मैंने आपको यहाँ पर एक चार्ट बनाया था जिसमें बताया था कि लेवल आपका यहाँ पे फॉलोइंग डायरेक्शन में 5 मिनट में 10 क्वेश्चंस करने थे, यानी कि ऑलमोस्ट 1 मिनट में 2 क्वेश्चंस करने थे। जबकि दूसरी ओर देखे थे हम लोग सिमिलरिटी और डिजिट वाले में 4 मिनट में 96 क्वेश्चंस करने थे। उसकी तुलना में ये काफी डिफिकल्ट है। तभी तो आपको ये दिया गया है, एक नॉर्मल चीजें डायरेक्शन नहीं दी जाएगी कि आप A से B तक जाइए, B से A तक वापस आ जाइए, ये नॉर्मल हो गया। आपको एक पजल सिचुएशन दिया जाता है कि आप विषम परिस्थिति में भी, या एक लाइक जहां पे कहते हैं कि दिमाग चक्कर आने लगता है, वैसी स्थिति में भी आप अपना धैर्य कैसे बनाए रखते हैं, शांत चित्त रखते हैं और उसके बाद आप एक्शन लेते हैं और डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, आप लोग जब भी टेस्ट बनाइए, कहीं पर भी बनाइए, तो इसको आपको अक्षरशः पालन करना होता है। अक्षरशः पालन, अक्षरशः पालन यानी कि जैसे लिखा हुआ बिल्कुल वैसे ही पालन करना है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट हम आपको क्लास में समझाएंगे, जब भी इंडिविजुअल टॉपिक की क्लास होगी। तो अक्षरशः पालन आपको करना है, आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं, अक्षरशः पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम डेप्थ परसेप्शन। मैं आपको ये चीजें क्या बता रहा हूँ, RDSO किस प्रकार सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के तहत इन टेस्ट को डिजाइन करती है। तो डेप्थ परसेप्शन में क्या होता है, आपको दूरी प्रत्यक्षीकरण, इसमें आपकी इमेजिनेशन पावर को देखा जाता है। किस चीज को देखा जाता है? इमेजिनेशन पावर को। कि लाइक आपने किसी चीज को एक बार देख लिया तो उसके आप केवल एक पहलू को देख रहे हैं, दो पहलू को, तीन को, या फिर 6 पहलू को। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ये एक ब्रिक है, तो आपको एक दो तीन, एक दो और तीन चीजें तो दिख रही होगी नीचे सरफेस है, बट इसका 3 पहलू और भी है। जैसे मान लीजिए ये अपर है तो इसका एक लोअर भी पार्ट होगा,
अगर ये फ्रंट है तो इसका एक बैक भी होगा, अगर ये लेफ्ट आपको दिख रहा है तो इसका एक राइट पार्ट भी होगा। यानी कि चीज़ों को आप गहराई से समझ पाते हैं या नहीं, इसके बारे में देखा जाता है, और उसी के आधार पर आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट होता है। ये एक माध्यम है टेस्ट का। पहले वो ब्रिक टेस्ट हुआ करता था, बट बाद में इसमें क्या ला दिया गया, एक 2013-14 में क्यूब टेस्ट एक नया इंट्रोड्यूस किया गया। यानी जो आरडीएसओ भी है वो भी अपने आप को इम्प्रोवाइज करते रहती है, ताकि हम किस प्रकार नए नए चीजें करें, ताकि जो बच्चे एक पैटर्न में सेट हो जाते हैं और करके रट्टा मार के आ जाते हैं, उनको मेहनत करना पड़े, और जो रियल क्वालिटी है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड, वैसे स्टूडेंट्स हमारे सामने या वैसे कैंडिडेट्स आए, उसका हम चुनाव करें, ताकि सुरक्षा और संरक्षा से किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज ना हो। डिजिट टेस्ट और सिमिलरिटी टेस्ट, इसमें होता है कि आप कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब समझ में आ रहा है? मान लीजिए आप ट्रेन लेकर के ड्राइव कर रहे हैं और आपको दिख रहा है आप 70 की स्पीड से जा रहे हैं, और कुछ दूरी पे एक मवेशी है जो कि अपने गाय को लेकर के जा रहा है, ट्रैक को क्रॉस कर रहा है। वो लोग अनपढ़ होते हैं, उतना ध्यान उन्हें नहीं रहता है, या भूलवश, जो भी आप समझ ले। तो ये देखना है कि आपके पैनल के आगे ईबीपीबी एक बटन होता है, क्या कहते हैं हम उसको, ई बी पी बी, इमरजेंसी ब्रेक पुश बटन, रेड कलर का होता है। आप उसको कितनी जल्दी प्रेस करते हैं कि आप इमरजेंसी बटन दबा दिए और ट्रेन उसको हिट करने से पहले रुक जाए, या हिट भी करे तो मामूली सी क्षति हो। क्लियर? तो आपका रिस्पॉन्स टाइम या रिएक्शन टाइम इस डिजिट टेस्ट और डिजिट टेस्ट के थ्रू देखा जाता है। इसीलिए आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करने का, यानी कितना फास्ट आप कर पा रहे हैं, लेवल इजी होता है बट कितना फास्ट आप कर पा रहे हैं वो चीज देखा जाता है। सिमिलरिटी टेस्ट होता है कि आपका कंसंट्रेशन पावर कैसा है, आप कैसे किसी भी चीज़ों को एक बार ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो वही चीज़ को दोबारा आप ढूंढ पाते हैं या नहीं ढूंढ पाते हैं। ये डेली डेली दिनचर्या का चीज़ होता है, उसको आप बार बार करते या देखते रहते हैं तो वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। एक एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कि आपके कोई एक रिलेटिव, आप बचपन में जाइए अपने, और कोई एक रिलेटिव आपसे, लाइक आपके फूफा जी पहली बार आए हो, तो उस समय आपको, छोटे बच्चे हैं तो स्मृति उतनी नहीं होती है, लेकिन जब आप बार बार उनको देखते हैं तो एक उनकी इमेज बन जाती है। क्लियर? अब आप उनको देखते भी नहीं हैं, और केवल जब उनकी बात सुनते हैं तो उनकी इमेज आपके सामने उभर आती है। होता है ना ऐसा? तो यही आपका ऑब्जर्वेशन पावर है, जिसके थ्रू आपका देखा जाता है सिमिलरिटी टेस्ट, कि इतने कम समय में आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं और उसके अनुसार उत्तर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी क्वालिटी एक ट्रेन ऑपरेटर में, या फिर एक एएसएम में, या फिर एक एससीटीओ में होनी चाहिए, तभी जाकर के उनका सिलेक्शन हो पाता है। और ये किस चीज़ को इंश्योर करने के लिए है? तो ये है हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। अब आपसे कभी भी कोई पूछे कि साइको टेस्ट, वाई साइको टेस्ट, तो साइको टेस्ट टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ओके, कभी भूलेंगे तो नहीं आप लोग? ओके, दैट्स गुड। अब एक चीज और समझ लीजिए आप लोग कि एएसएम और एएलपी दोनों का जो साइको टेस्ट होता है, उसमें बैटरिया तो 5 ही पूछी जाती है, यानी कि टॉपिक 5 ही होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक इसमें एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, टेस्ट, इसको पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट, जबकि वो इसमें नहीं होता है। अब आप सोचने वाली बात है कि ये एप्टीट्यूड या पर्सनालिटी टेस्ट होता क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चंस को पूछूं कि अ, आपको लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद है, ऑप्शन ए हमेशा, ऑप्शन बी कभी कभी, ऑप्शन सी कभी नहीं। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि आपको लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद है, ऑप्शन ए हमेशा, ऑप्शन बी कभी कभी, ऑप्शन सी कभी नहीं। आप लोग उत्तर दीजिए, देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों के उत्तर सही है और कितने लोगों के गलत है। आप लोग उत्तर भेजिए, फिर हम आपको उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसका उत्तर होगा, अगर हम, जो व्यक्ति होता है उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, और उस पर्सनालिटी को डिफरेंट होने के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, लाइक उसकी अपब्रिंगिंग कैसी रही, उसकी सोसाइटी कैसी रही, उसकी फैमिली कैसी रही, और इनफैक्ट वो पर्सनल लेवल पर किस मनोवृत्ति का व्यक्ति है।
तो जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होगी, इंट्रोवर्ट मीन्स हो गया अंतर्मुखी, यानी वो अपने अंदर रहना, तो वो लोगों से मिलना जुलना पसंद बिल्कुल भी नहीं करेगा। वहीं एक होता है एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी क्या होती है, जिसमें कि लोग एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं, सोशल होते हैं, दोस्ती करते हैं, बातें करते हैं। तो जो एएसएम पोस्ट होता है, वो आप कहाँ पे रहते हैं, एक स्टेशन पे रहते हैं, लाइक न्यू दिल्ली आपका स्टेशन है, तो वहां पर पैसेंजर का इंटरेक्शन होता है। मीन्स मान लीजिए अगर ट्रेन काफी 24 घंटा लेट है, 12 घंटा लेट है, तो वो कहाँ पर जाएंगे, स्टेशन में, स्टेशन मास्टर के रूम में जाएंगे। हम भी गए होंगे, आप भी गए होंगे, पापा के साथ आप कभी बचपन में गए होंगे, अक्सर जाते हैं। आजकल तो मोबाइल ऐप हो गई, उसके थ्रू हम देख लेते हैं क्या स्टेटस है। बट पहले के ज़माने में ये सुविधा नहीं थी, तो लोग स्टेशन मास्टर के पास जाते थे और वो उनसे पूछते थे कि ये गाड़ी कब आएगी, नहीं आएगी। तो अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है और उसके पास पैसेंजर सॉरी, पैसेंजर जाकर चिल्ला के बोल रहा है या शांत होके बोल रहा है, तो वो चिड़चिड़ा जाएगा। चिड़चिड़ाएगा तो वो क्या होगा, उसमें लड़ाइयाँ हो जाएगी। ऐसे केसेस भी आप लोगों ने सुने होंगे कि ऑपरेटर से लड़ाई हो गई, बैंक कर्मी से लड़ाई हो गई, सफाई कर्मी से लड़ाई हो गई इस तरह। तो इस पोस्ट के लिए इंट्रोवर्ट बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। वो कैसा होना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, यानी जो आपकी पर्सनालिटी है वो सोशल होनी चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट के लिए हैं। एएलपी के लिए क्यों नहीं दिया गया है ये, जरा सोच के बताइए। एएलपी के लिए इसीलिए नहीं दिया गया है क्योंकि एएलपी में जो पैसेंजर्स की डीलिंग होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। उनको ट्रेन चलाना होता है और वो केवल ट्रेन से मतलब रखते हैं। उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है स्टेशन मास्टर से, या फिर जो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर होते हैं वहां से इनका कम्युनिकेशन होता है। पैसेंजर से रेयर ही होता है कि कोई जाकर के गार्ड से पूछ ले, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसीलिए इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं दी गई है। और चूंकि ट्रेन लोको पायलट या ट्रेन ऑपरेटर ही चला रहे होते हैं, इसीलिए इनको सेफ्टी, कितना रिएक्ट, कितनी जल्दी वो रिएक्ट या रिस्पॉन्स करते हैं, इन सब चीज़ों को देख करके इसका टेस्ट लिया जाता है। क्लियर। उसी तरह यही एप्टीट्यूड टेस्ट आपको एससीटीओ में भी होता है, यही एप्टीट्यूड टेस्ट सीआरए में भी होता है, क्योंकि वो पैसेंजर डीलिंग की बात होती है। क्लियर। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग सॉरी, इस क्वेश्चंस को समझ गए कि वाई साइको टेस्ट। तो साइको टेस्ट किस लिए किया जाता है, वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए किया जाता है। और इसको कौन डिजाइन करता है ऑल ओवर इंडिया, एक यूनिफाइड वे में आरडीएसओ संस्था है वो करती है। और वो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग तरह से उसे डिजाइन करती है और उसको समय समय पे अपग्रेड भी करती है। क्लियर। तो ये हमारा हो गया साइको टेस्ट क्यों जरूरी है इसके बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आप लोगों ने इसे लिख भी लिया होगा, नहीं भी लिखा होगा तो वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। इसे मैं अब इरेज करता हूँ। अब आता है आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे जनरलाइज वे में, वो ये है कि सर हम किस कुछ टॉपिक में कितने क्वेश्चंस को करें कि हम पास कर पाए। राइट। लाइक आप पूछ रहे होंगे कि क्वालिफाइंग मार्क्स, क्वालिफाइंग स्कोर कितना होना चाहिए। क्लियर। तो आरडीएसओ ने जो कहा है वो कहती है कि आप हर एक टॉपिक लाइक मेमोरी हो, इसमें आप 42, इसमें आप 42, इसमें आप 42, इसमें आप 42 और इसमें आप 42, लाइक परसेंटेज हो या मार्क्स हो, उसको इस हिसाब से कन्वर्ट करेंगे खुद ही, उनका अपना एक मैकेनिज्म होगा। यानी कि आप अगर हम बात करें तो केवल 42% को ही हम मान के चलते हैं, इतना स्कोर से एवअप कर लेते हैं तो आप साइको टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर इसमें मेरिट कैसे बनेगी, तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूं जब आपने फॉर्म फिलअप किया था उस समय से। तो आपने पहले दिया था क्या, सीबीटी 1, फिर दिया आपने सीबीटी 2, अब आप आए हैं सीबीटी 3 के लिए। सीबीटी 1 आपका क्या था, केवल क्वालिफाइंग नेचर का था, ठीक, और आपने इसको क्वालिफाई कर लिया। फिर आप कहाँ आ गए, सीबीटी 2 में। अब ट्विस्ट आता है सीबीटी 2। जितने भी बच्चे हैं जिनसे मेरी इंटरेक्शन होती है उन सभी का यही कहना होता है कि सर मेरे मार्क्स इतने हैं, मैं इस जोन में हूं, तो मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एक बच्चा है वो 95 या 80 नंबर है उसके, तो भी वो
अस्वस्थ नहीं है, लाइक कंफ्यूज है, और एक जो 45-60% वाला मार्क्स है वो भी कंफ्यूज है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। सीबीटी 2 है, इसमें आपका 40% या 40 मार्क्स, और यहाँ पे सीबीटी ये पार्ट ए है और ये हमारा पार्ट बी है। तो पार्ट ए में 40% या 40 मार्क दोनों में से जो भी आ जाएगा तो वो उसको क्वालिफाई कर जाएगा। पार्ट बी है, इसमें 35% या फिर 26 पॉइंट समथिंग है, हम इसको 27 नंबर ही मान के चलते हैं, इससे ज़्यादा चीज़ें आ जाती है, मार्क्स आ जाता है, तो वो इसको क्वालिफाई, ये केवल क्वालिफाइंग ही है। इससे आपका इसका जो मार्क्स है, जो पार्ट ए है, इसका आपका 70% मार्क्स क्लियर। और जो सीबीटी 3 है, ये कौन सा हो गया हमारा साइको टेस्ट, इसका टोटल का पांचों बैटरीज का एक रेशियो निकाल करके इसका 30% मार्क्स, इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो आपके 100% मार्क्स बनेंगे, और यही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। क्लियर। सीबीटी 2 में पार्ट ए और पार्ट बी, इसमें जो 40% या 40 नंबर मार्क्स ले आए हैं वो क्वालिफाई कर गए हैं, और उसके मार्क्स, इसके जितने भी मार्क्स होंगे उसका 70% मार्क्स कुल जुड़ेगा। और सीबीटी ये पार्ट बी जो है वो केवल क्वालिफाई करना था, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, तो ये तो केवल क्वालिफाइंग हो गया। और सीबीटी 3 साइको, इसके अंतर्गत आपको 5 टेस्ट है, इसमें आपको 30% मार्क्स इसके आपको जुड़ करके तब आपकी 100% पे मेरिट बनेगी। अब बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर आप लोग इसको समझिए बिल्कुल ध्यान पूर्वक। एक बंदा है ए, जिसके की मार्क्स जो है मान लीजिए 45 है। एक बंदा है बी, जिसके मार्क्स 55 है। एक बंदा सी है, जिसके मार्क्स 65 है। और एक बंदा है डी, जिसके मार्क्स 85 मान के चला मैंने, ठीक है। और मान लीजिए एक बंदा ई भी है, उसके 95 मार्क्स हैं। अब क्या है, उनको सीबीटी 3 पास करना है, यानी कि जो पाइसो साइको टेस्ट है, इसका ये एक बैरियर है, इसको आपको बिना पार किए आप आगे जा ही नहीं सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। एक 95% मार्क्स वाला बंदा, अब साइको टेस्ट जो है वो हर एक के बूते की बात तो होती नहीं है, खास करके विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, विदाउट प्रॉपर कॉन्सेप्ट और विदाउट प्रॉपर क्लास के थ्रू, और सबसे जरूरी चीज होती है उसमें प्रैक्टिस। तो एक 95% मार्क्स वाला बंदा अगर साइको क्वालिफाई नहीं करता है तो फिर उसके मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है। 85 वाला, वो भी साइको पास नहीं कर पाता है, उसके भी मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है। जबकि वही 45 वाला जो है वो अगले राउंड के लिए एलिजिबल हो जाता है। हाँ, ये गौर करने वाली बात होगी कि वो मेरिट में स्थान पा पाता है या नहीं पा पाता है। बट अगर वो एवरेज वाली की बात दें तो वो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप लोग अपने मन में बिल्कुल भी ये शंका मत रखिए कि मेरे मार्क्स इतने कम है, मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कहावत जाता है कि सामने का खाना और सामने की ट्रेन नहीं छोड़नी चाहिए, जो पहली चीज़ आपके सामने हो वो ज़रूर करना चाहिए। तो आप लोग जो भी सीबीटी 2 के पार्ट 1 में आपका स्कोर है और ये आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप इस चीज़ों को साइको की तैयारी करके बिना समय नष्ट गवाए, जरूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ यहीं पे आप पढ़े, कहीं पर भी पढ़े, सेल्फ स्टडी करें, लेकिन बिल्कुल ही तैयारी को उच्च स्तर का कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप दूसरे बच्चों से आगे रहें। कई बच्चों से मेरी बात हुई है, उन्होंने एग्जाम देने के दूसरे तीसरे दिन के बाद से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी है साइको की, और वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने के लिए लगे हैं। जबकि अभी कई बच्चे हैं वो अभी इसी दुविधा में पड़े हैं कि सर मैं दूं या ना दूं। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, सबसे बड़ा कीमती क्या होता है, समय होता है। कि एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे मांगे तो आप क्या देंगे? ऑप्शन ए 3 घंटा समय, ऑप्शन बी 10 रुपया, और ऑप्शन सी कह नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति आपसे मांगे तो आप इनमें से क्या देंगे? 3 घंटा समय, 10 रुपया और कह नहीं सकते। तो इसका उत्तर होगा कि हम उसको 10 रुपए दे देंगे, क्योंकि जो समय होता है वो कीमती और मूल्यवान होता है। आप उस 3 घंटे में 3 हजार, 3 लाख, 3 करोड़ भी कमा सकते हैं, या अपने स्वास्थ्य के प्रति उसको अर्जित कर सकते हैं, क्या इनकैश कर सकते हैं। लेकिन पैसे की तुलना में समय ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग समय मत गवाइए और साइको टेस्ट की तैयारी कर लीजिए। एक और कन्फ्यूजन अभी सभी बच्चों में है, मैं देखता हूँ फेसबुक इन सब चीज़ों पे लड़ाइयाँ होती रहती है।
कि ये पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। कई बोर्ड्स हैं उसमें कई बच्चे बोलते हैं कि उन्होंने आरटीआई के थ्रू पता किया होगा, कई बोलते हैं नहीं होगा। तो अब आप इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी मत पड़िए, होगा या नहीं होगा। आप ये देखिए कि आपको तैयारी करनी है तो बस उसमें लग जाइए। जो लोग ऐसी बातें करते हैं या आपको डाइवर्ट करते हैं उनसे बिल्कुल ही दूरी बना के रखिए, नेगेटिव बातों करने वालों से दूरी बनाइए। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, ना केवल साइको टेस्ट के लिए, आपके लाइफ के लिए भी। क्लियर है? तो इसकी भूमिका उतनी नहीं है पार्ट ए, उसके बाद फिर CBT 3 साइको। तो ये चीजें क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। ये आप लोगों का मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चंस होता है कि क्या किया जाए। बात होती है ऑफलाइन क्लासेस की, ऑनलाइन क्लासेस की। ऑफलाइन क्लासेस के अपने फायदे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के अपने फायदे हैं। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आज क्रैक साइको इंस्टीट्यूट, जहां पर मैं आपको रासर ऑनरेरी टीचर के रूप में देश भर के सभी बच्चों को लाभ पहुंचा रहा हूं पैसन के रूप में। लेकिन क्लासरूम जो होती है उस ऑफलाइन क्लासेस, उसमें हम उनसे इंटरेक्ट कर पाते हैं। आप इस क्लास के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ये चीज़ों को जान पाएंगे कि किस चीज़ को हम कैसे ट्रिक बेस किया जाए, क्या करना है। उससे ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है साइको में कि हमको क्या नहीं करना है। क्लियर? क्या करना है, इससे क्या ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि क्या नहीं करना है। मीन्स एक तरफ है डूज और एक तरफ है डोंट। तो इस दोनों में सबसे ज्यादा वैल्यू साइको में किस चीज की है? डोंट की है। वो कैसे है वो हम आपको समझाते हैं। क्लियर है? इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ कि साइको टेस्ट को पास करने के लिए जो हमारा क्रैक साइको इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जो एक चीजें डेवलप की गई है वो है ट्रिपल ए थ्योरी। ट्रिपल ए थ्योरी। ट्रिपल ए थ्योरी मतलब 3 टाइम्स ए। यानी कि फर्स्ट ए की बात करेंगे, सेकेंड ए की बात करेंगे एंड थर्ड ए की बात करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट ए है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी क्या होता है आपको ही समझाएंगे, या ये बताइए मैसेज करके कि एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। आप जब कर रहे हैं हर एक सेट में तो एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए इसके बारे में मुझे बताइए। टेक्स्ट कीजिए आप सभी कोई। तो देखिए आपके आंसर्स आएंगे फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। एक्यूरेसी हमें साइको टेस्ट पास करना है तो वो हमारा 100% होना चाहिए। 100% का मतलब है कि अगर हमने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो पांचों के पांचों सही है तो हमारी एक्यूरेसी 100% है। अगर आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और केवल 4 क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन गलत हो, तो आपकी एक्यूरेसी 100% नहीं है। आपको अगर साइको पास करना है तो आपकी एक्यूरेसी 100% है, ये होनी ही चाहिए। सेकेंड नंबर है आपका जो अटेम्प्ट। अटेम्प्ट एज पर RDSO जो है वो 42% है। बट अगर आपको साइको टेस्ट पास करना है तो आपका जो ये अटेम्प्ट है वो 70 to 80% मिनिमम होना चाहिए। और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप उसको बढ़ाइए प्रैक्टिस के थ्रू, लेकिन एक्यूरेसी आपकी 100% मेंटेन होनी चाहिए। थर्ड वन है हमारा अप्रोच। अप्रोच का मतलब क्या होता है कि करने का तरीका। ठीक? यानी किसी चीज को हम पाते हैं तो उसको हम किस तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं। तो अप्रोच हमारा होना चाहिए सेलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आपको क्वेश्चंस होंगे किसी भी सेट में, तो वहां पर एक इजी लेवल का क्वेश्चन होगा, एक मीडियम या मॉडरेट होगा, और तीसरा जो होगा आपको डिफिकल्ट लेवल होगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन होंगे तो उसका सेटअप इस हिसाब से किया जाता है कि उसमें इजी, मीडियम और डिफिकल्ट हो, और उसका रेशियो होगा इस तरह से कि इजी लेवल के 5 क्वेश्चन हैं तो डिफिकल्ट लेवल के आपको 3 होंगे, सॉरी मीडियम लेवल के, और ये 2 होंगे। बट ये एक क्रम में इस तरह नहीं होगा कि 5 क्वेश्चन एक लगातार ईजी हो जाए, फिर 3 मीडियम हो जाए, फिर 2 डिफिकल्ट हो जाए। वो इस हिसाब से होगा कि पहला क्वेश्चन आपका ईजी है, दूसरा भी ईजी है, लेकिन तीसरा क्वेश्चन मीडियम होगा, चौथा डिफिकल्ट होगा, फिर पांचवा आपका इजी होगा, फिर छठा मीडियम होगा, फिर सातवां डिफिकल्ट होगा, फिर आठवां इजी होगा। ठीक? फिर नौवां मीडियम होगा, और फिर 10वां इजी होगा। समझ रहे हैं? तो कितने हो गए हमारे?
1 2 3 4 5 3 8 प्लस 2 10। तो सेलेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या हो गया कि आप क्वेश्चंस को देखें, एक नज़र में ही ये देख के आप कह सकते हैं कि ये हमारा इजी लेवल का क्वेश्चन है, तो हम उसको पहले अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर समय का मूल मुद्दा है और उसमें हमें क्या देखना है, एक्यूरेसी भी 100% इंश्योर करनी है। तो हम पहले इजी इजी क्वेश्चंस को कर लेंगे, फिर हम मीडियम क्वेश्चंस पे आएंगे और फिर हम डिफिकल्ट। उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम 1 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चंस पे एक नज़र जरूर डाल लें। कई बच्चे 1 से लेकर के 5 तक में ही उलझ करके रह जाते हैं और वो एक ठान लेते हैं कि हमें ये क्वेश्चन तो करना ही है, होगा कैसे नहीं। वो जिद नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, अपना अप्रोच देखना है और मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। उसका तरीका क्या होगा, अप्रोच क्या होगा, सेलेक्टिव अप्रोच हमारा होना चाहिए। तो अगर साइको टेस्ट पास करना है तो हाउ साइको टेस्ट क्वालिफाई, हाउ टू क्वालिफाई साइको टेस्ट, इसका मंत्र है ये। इसको ब्रह्मास्त्र आप कह सकते हैं, ट्रिपल ए थ्योरी। फर्स्ट ए इज एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए। सेकेंड वन, अटेम्प्ट आपका 42 नहीं, हम छोटी बातें नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, बड़ी बातें करेंगे, 70 80, और इसमें हम एंड 100% तक की जाने की और कोशिश करेंगे। थर्ड वन जो होगा हमारा वो अप्रोच है, वो हमारा सेलेक्टिव होगा। ठीक है, उसमें इजी मीडियम और डिफिकल्ट इसको हम देखेंगे। क्लियर? तो ये बिल्कुल आप लोग गांठ बांध करके रख लीजिए। जो लोग आप क्लास ज्वाइन करेंगे, ऑनलाइन हमारी क्लास को ज्वाइन करेंगे या ऑफलाइन हमारे ऑफिस एड्रेस पे आकर के ज्वाइन करेंगे, दिल्ली मुखर्जी नगर, कहीं पर भी रहें, या फिर आप लोग सेल्फ भी स्टडी करना चाहते हैं, तो आप लोग देखें कि इसमें आपको एक्यूरेसी 100% होना चाहिए, अटेम्प्ट इतनी होनी चाहिए, और आपको अप्रोच का तरीका क्या होना चाहिए, सेलेक्टिव, यानी इजी मीडियम एंड डिफिकल्ट, इसके आधार पे हम करेंगे। क्लियर है आप सभी को? बताएं। ओके, वेरी गुड। अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर कि सर साइको टेस्ट की तैयारी करने के लिए कोचिंग का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। क्लियर? आइए हम इस पे बात करते हैं कि वाई कोचिंग। इसे इरेज कर देता हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा या फिर आपकी इसके डिटेल्स वीडियोस में मिल जाएंगे। वाई कोचिंग इज नेसेसरी, नेसेसरी। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि ये क्यों जरूरी है। तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि आप लोग देखेंगे कि जो YouTube एक माध्यम है, उस पे ऑथेंटिसिटी की बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। लाइक मान लीजिए हम आप या कोई भी एक तीसरा बंदा आ जाए और वो यूट्यूब पे अपनी एक वीडियो बना करके डाल जाता है, और उसको लेवल केवल एक बार आपने क्लिक भी कर दिया तो वो जो व्यूज़ में काउंट हो जाते हैं, लाइक वो थाउजेंड्स एंड मिलियन में चले जाते हैं, फिर बच्चे उसको देखने लगते हैं। आप कहीं पर भी पढ़िए तो जो ऑथेंटिक सोर्स हो वहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए कोचिंग कोई भी ब्रांड होता है, जैसे आप लोग आईएएस की कोचिंग के लिए जाएंगे तो बाजीराव एंड रवि वो ब्रांड है, वहाँ ऑथेंटिसिटी आपको मिलेगी। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है तो द हिंदू पढ़िए, वो आपको ऑथेंटिसिटी देता है। लाइक आपको एक केवल क्वांटिटी नहीं देता है, वो क्वालिटी भी देता है। लाइक अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं तो आप राज्यसभा टीवी को देखिए, दूरदर्शन को देखिए। अगर आप देखने के लिए चले जाएंगे जी न्यूज़ आज तक, तो अभी तक पाकिस्तान पे हमला हो गया रहता, उन्होंने तबाह कर दिया गया होता, बट वो रियलिटी से बिल्कुल विपरीत होती है। आप राज्यसभा टीवी देखिए, वहां आपको क्या दिखेगा, एकदम पीसफुल माइंड में लोग आएंगे, और वो भी उन्हीं पार्टियों के लोग होते हैं जो जिसकी पार्टी के लोग कहाँ अन्य न्यूज़ चैनलों पे लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या है, वो पर्सनालिटी उसी को वहां पे भेजा जाता है जो उस चीज के लिए सुटेबल हो। क्लियर? तो कोचिंग क्लासेस में क्या होता है, आपको एक ऑथेंटिक ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल, स्टडी या फिर टीचिंग की जाती है। कोई भी बात ऐसी नहीं कह रहे हैं कि हम हमारे पास बच्चों का कॉल आता है और बोलते हैं कि सर मेरा सीबीटी 2 में नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, क्या है नहीं है। तो लाइक हम जिस चीज़ के लिए एक्सपर्ट हैं, लाइक साइको टेस्ट के लिए, तो हम उस बारे में राय दे सकते हैं, बट जिस चीज़ के बारे में नहीं, हम उसके बारे में स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं। तो वो चीज़ होना चाहिए कि आपको क्लियर कट स्टेटमेंट आना चाहिए। तो ऑथेंटिसिटी, स्टडी और टीचिंग वो आपको यहाँ पे मिलता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, इनके पास एक्सपीरियंस होता है।
सॉरी, एक्सपीरियंस यानी अनुभव। क्रैक साइको इंस्टीट्यूट 10 ईयर से वो चल रहा है। और आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे या फिर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे। फेसबुक पेज पे आप जाएंगे और वहां पे क्रैक साइको इंस्टीट्यूट पे सर्च करें। सॉरी, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट पे आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको क्या जाना चाहिए, रिव्यू सेक्शन में। तो हमारे पास से जो स्टूडेंट पास आउट है हमारे क्लास लाइन से, ऑफलाइन क्लासेस से पास आउट है, वो अभी कहीं जॉब कर रहे हैं, उन्होंने अपनी रिव्यूज अपने आईडीज के थ्रू दिए हैं, जो कि जेन्यून है और ऑथेंटिक है। आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पर चीज़ें सही हैं या गलत हैं। कहीं पर भी आप एडमिशन ले या कुछ भी करें तो उसकी रिव्यूज वहाँ पर रहने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग, छात्र, उनसे जरूर लें। ये आपका कोशिश होना चाहिए। तो वहाँ पर एक्सपीरियंस हमारा है, उसके बाद आप क्या देखते हैं, उसकी जो रिव्यूज होते हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे वहां पर भी आपको रिव्यूज मिलेंगे जो कि जेन्यून एंड ट्रू होते हैं। तीसरी चीज होती है कि एक्सपीरियंस के साथ क्या होता है, ट्रिक, ट्रिक बेस्ड प्रिपरेशन टू इंश्योर एक्यूरेसी 100%। और अटेम्प्ट इसमें हम धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे। तो ट्रिक बेस्ड प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो एक्यूरेसी हमारी ऊपर की ओर जाती है। तो हमारी स्पेशलिटी क्या है क्रैक साइको इंस्टीट्यूट की, हम ट्रिक बेस्ड प्रिपरेशन ही हर एक सेट में जहां जरूरत होती है वहां पे हम आपको कराते हैं। आपको हम क्या देते हैं, चौथी चीज वो होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब क्या हो गया, संकल्पना। यानी कि किसी भी चीज के लिए, लाइक मान लीजिए आपका ब्रिक टेस्ट हो गया, तो आप लोगों ने ब्रिक टेस्ट किया होगा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट ये कॉन्सेप्ट आपको किसी ने नहीं दिया कि हमें अगर एक दो तीन फेस दिख रहे होते हैं तो उसका तीन फेस और भी होगा। यानी अगर फ्रंट हमें दिख रहा है तो उसका बैक भी होगा, अगर इसका लेफ्ट दिख रहा है तो राइट भी होगा, इसका अपर दिख रहा है तो इसका बॉटम भी होगा। इस तरह से टोटल कितने हो गए हमारे पास, 6 फेस हो गए। इन 6 फेस में हमें देखना होता है कि किसमें आपको सतह पे टच कर रही है, नहीं टच कर रही है। ये सारी चीजें वर्टिकल, हॉरिजेंटल, वो सब चीजें हम आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए। मीन्स हमने आपको एक बार कॉन्सेप्ट दे दिया तो क्वेश्चन, बुक्स मार्केट में हजारों हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस की हैं, उसमें कई त्रुटियां भी होती हैं, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, आप उसको बिल्कुल सही तरह से कर पाएंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रिपरेशन हम आपको कराते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। केवल हम ही नहीं कराते हैं, और भी कई जगह कराते होंगे, तो मैं उनसे कोई श्रेय नहीं छीनना चाहता, बट ये जरूर कह रहा हूँ कि हम जो आपको कराते हैं वो हम उसके बारे में आपको बता सकते हैं, और उसका प्रूफ हम कहाँ से दे सकते हैं, इस रिव्यू सेक्शन से आप जा करके देख सकते हैं। क्लियर है? तो ऑथेंटिक स्टडी टीचिंग आपको होगा, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ट्रिक बेस्ड प्रिपरेशन कराया जाएगा, उसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट या संकल्पना भी दी जाएगी। क्लियर है? तो वाई कोचिंग क्लासेस। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, लाइक मैं आपको ऑफलाइन की बात करूं और एक हो गया ऑनलाइन। ऑफलाइन में क्या होता है कि आप टीचर से फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं और उसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को बता रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, टीचर भी आपको बता रहे होते हैं, तो उसका एक माहौल अलग होता है। तो जो लोग अपनी सुविधा के अनुसार आ सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए, उनका स्वागत है, जरूर आए। बट कुछ बच्चे होते हैं जो दूर होते हैं, कहीं पे काम कर रहे होते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता, वो हर चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है कि आप ऑनलाइन क्लासेस, इसमें हम आपको ट्रिक बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, और उसके आधार पे आपको केवल क्या करना होता है, मार्केट में इतनी सारी बुक्स होती है, उसके बेस पे आप क्लास जो आंसर्स होते हैं, क्वेश्चंस, उसको आप बनाइए। क्वेश्चंस भी गलत हो सकते हैं, बट आपका कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो आप बोलेंगे कि नहीं, इस क्वेश्चंस में ये गलती है, यहाँ ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है? पब्लिकेशन बहुत सारी है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। हम आपको जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे वो ऑथेंटिक होगा, प्रॉपर उसमें आपको स्क्रूटनी की जाएगी, क्या सही क्या गलत है उसके आधार पे आपको किया जाएगा। क्लियर है? तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का महत्व अपना अलग अलग है, जो लोग जैसे करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई कि क्यों कोचिंग जरूरी है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अगर ये आप लोगों का हो गया हो, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं तो मैं 2 मिनट का समय देता हूं। उसके बाद हम लोग आएंगे मेमोरी टेस्ट में, आपको एक मैं ट्रिक बताऊंगा और उसको फॉलो करके हम आंसर्स करेंगे फिगर एंड डिजिट वाले का। क्लियर है?
तब तक कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये ठीक है, अगर हो जाए तो। मैं यहाँ पे भी कुछ लिखूंगा, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा एट इट इज। पेपर पेन आप लोग सभी कोई ले लीजिए और उसको आप लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 20। चूंकि ये 1 से लेके 20 तक है, इसको हम क्या करेंगे, अ, 1 2 3 4 भी पढ़ सकते हैं, और उसके बाद क्या है कि 1 2 3 भी कर सकते हैं। तो हमारा जो पर्पस है वो क्या है, 1 2 3 का, तो हम इसके सामने 1 2 3 भी लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या? अच्छा ठीक है। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखिए इस चीज़ को आप समझिए, जो मैं करा रहा हूँ केवल उसको एज इट इज़ करते जाइए, और जो मैं आपको गाइडलाइंस दूँ उसको आप फॉलो कीजिए। तो मैंने क्या लिख लिया, 1 के आगे इंग्लिश में 1, 2 के आगे 2, 3 के आगे 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेके 20 तक लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन नंबरों के आगे एक वर्ड्स लिखेंगे। जैसे 1 के आगे हमने लिख दिया सन, 2 के आगे लिख दिया शू, 3 के आगे लिख दिया ट्री, 4 के आगे लिख दिया डोर, 5 के आगे लिख दिया वाइफ, 6 के आगे लिख दिया विक्स, 7 के आगे लिख दिया हेवन, 8 के आगे लिख दिया प्लेट, 9 के आगे लिख दिया वाइन, 10 के आगे लिख दिया हैन, 11 के आगे लेमन, 12 SHELF। ये सेल्फ जो है, जो हमारे घरों में एक सामान रखने के लिए सेल्फ होता है अलमीरा, वो सेल्फ है। 13 क्या हो गया हमारा, थर्स्टी। 14 हम लिख लिया FORT फोर्ट और IN इन। 15 हो गया लिफ्टिंग। 16 हो गया स्वीट। 16 17 हो गया सेट इन। 18 हो गया अटैकिंग। 19 हो गया नमकीन। 20 हो गया आंटी। समझने की कोशिश कीजिए। 1 के आगे मैंने क्या लिखा, सन। 2 के आगे शू, 3 के आगे ट्री, 4 डोर, 5 वाइफ, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 हैन, 11 लेमन, 12 सेल्फ, 13 थर्स्टी, 14 फोर्ट इन। 14 को क्या मतलब हो गया हमारा, किला। 15 lifting, 16 sweet 16, 17 satin, 18 attacking, 19 नमकी, 20 आंटी। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और इजी करने के लिए, ये एक बार की मेहनत है आपके ट्रिक का, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम इसको एक ड्रॉ कर लेते हैं। सन है, शू है, ट्री है, डोर है, वाइफ है। आप लोग जितनी सुंदर वाइफ बना सकते हैं बना सकते हैं। विक्स है, विक्स की गोली लो, खिसखिस दूर करो। आई एम सफरिंग फ्रॉम माई बैड थ्रॉट फॉर फ्यू डेज, तो विक्स की ज़रूरत है मुझे भी। हेवन है, तो इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं स्वर्ग।
प्लेट है तो एक प्लेट हम बना लिए। वाइन है, आप में से कई लोग पीते भी होंगे, इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, बट हमने केवल इसका यूज किया है। हैन है तो इसका हमने क्या लिख लिया, मुर्गी। लेमन है तो एक लेमन हम यहाँ पे बना लेंगे। सेल्फ है तो एक सेल्फ का भी इमेज बना लेंगे। लाइक चीज़ों को विजुलाइज करने से चीज़ें जो है जल्दी याद हो जाती है। थर्स्टी है, थर्स्टी का ब्रैकेट में हम लिख लेंगे प्यासा, और इसमें हम एक पानी का ग्लास भी बना लेंगे। मुझे भी थोड़ी बहुत प्यास लग रही है। 14 किला है, तो किला का हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम एक किला बनाएंगे। लाल किला, लाल किला का निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने, तो लाल किला एक बना लिया। लिफ्टिंग है तो लिफ्टिंग में हमने एक वेट लिफ्टिंग का बना दिया। आप लोगों ने कर्णम मल्लेश्वरी का नाम सुना है, प्लीज जवाब दीजिए, उनकी क्या विशेषता है। कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला वेट लिफ्टर थी जिसने कि ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक गेम में जीता था। तो ये कर्णम मल्लेश्वरी जो वेट लिफ्ट करते हैं उसके लिए है, जिम में भी आप लोग यूज किए होंगे। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं कर्णम मल्लेश्वरी, मल्लेश्वरी। स्वीट 16 है, इसके आगे हम लिख लेंगे 16 years गर्ल, यानी कि 16 साल की लड़की। आप लोगों ने एक दूजे के लिए मूवी देखा है, उसका एक फेमस गाना है, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ए प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, बहुत ही अच्छी सॉन्ग्स है उसमें। तो वो 16 years, स्वीट 16 गर्ल्स, उसकी मासूमियत एक अलग होती है जो कि 26 में नहीं होती है। लड़कियां कृपया इसको बुरा ना माने। 17 सेठीन है तो हमने इससे सेठ लिया है, और इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे सेठ, सेठानी। नेक्स्ट है 18 अटैकिंग, तो आप लोगों ने फाइटर विजेंद्र सिंह का नाम सुना है। प्रो बॉक्सिंग, अब उन्होंने क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग की प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं। तो वो अटैक करते हैं या डिफेंस करते हैं, अटैक, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है विजेंद्र सिंह। नमकीन है तो पार्ले नमकीन मुझे पसंद है, तो हमने लिख लिया पार्ले नमकीन। आंटी है तो आंटी के साथ हम थोड़ा रिस्पेक्टफुली क्या करते हैं, आंटी जी। क्लियर, तो आप समझिए, 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 वाइफ, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 हैन, 11 लेमन, 12 सेल्फ, 13 थर्स्टी प्यासा, 14 फोर्ट इन, तो हम क्या बोलेंगे, किला। जो रेफरेंस नंबर है वो भी हमें बोलना है। 15 लिफ्टिंग, तो लिफ्टिंग का हम बोलेंगे कर्णम मल्लेश्वरी। 16 स्वीट 16, 16 साल की लड़की, गाना भी याद आना चाहिए, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। फिर 17 सेठीन यानी सेठ सेठानी। फिर 18 अटैकिंग, क्या होगा, विजेंद्र सिंह। 19 नमकीन, पाले नमकीन। 20 आंटी, आंटी जी। अब समझने की कोशिश कीजिए, आप लोगों ने ये देखा, अब ये आप कुछ समझ पाए कि मैंने ऐसा ही क्यों लिखा। क्योंकि जो हम मेमोरी टेस्ट करेंगे उसमें आपको 1 से लेके 100 तक के टोटल डिजिट होंगे। आपको जो फिगर एंड डिजिट में आएंगे वो 2 डिजिट में आएंगे, यानी 10 से लेके 99 तक का। बट हमने क्या किया है, इसमें 1 से लेकर के 100 तक के डिजिट को 5 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है, 5 में। तो ये हमारा पहला है साउंड बेस। देखिए अब सेम प्रोनाउंसिएशन होगा, 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 वाइफ। सेम प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है आपको, 1 सन, 2 शू, 3 ट्री। आप लोग भी बोलिए, मैं मौका देता हूं। 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 वाइफ, 6 weeks, 7 heaven, 8 plate, 9 wine, 10 hand, 11 lemon, 12 self, 13 thirsty, thirsty means प्यासा भी हम बोलेंगे। 14 fort, fort in यानी किला। 15 लिफ्टिंग, लिफ्टिंग मीन्स कर्णम मल्लेश्वरी, उससे भी स्टोरी याद कर लेंगे। 16 स्वीट 16 मीन्स 16 साल की लड़की, गाना क्या याद है, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। 17 सेठीन, क्या हो जाएगा, सेठ सेठानी। 18 अटैकिंग, अटैकिंग क्या हो जाएगा, विजेंद्र सिंह। 19 नमकीन, क्या हो गया, पार्ले नमकीन। 20 आंटी। आप लोगों का काम क्या रहेगा, सभी स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए। आप लोग क्या करेंगे, अपने कॉपी के सबसे आखिरी पेज पे इस तरह से नंबरिंग कर लेंगे, 1 2
3 4 से लेकर के 21 तक। अब उसका जो इमेज कोड है उसको बिल्कुल इसी रूप में आप लिखेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएंगे, मतलब 20 19 18 17 से 1 पे आ जाएंगे। जब हम ये भी अच्छे से करने लगेंगे तो हम क्या करेंगे, रेंडमली ले लेंगे, लाइक 1 11 2 12 3 13, इस तरह से इसको बार बार करके याद कर लेंगे। ये ट्रिक जब आपके टंग पे आ जाएगा तो हम आपको बताते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसको लिखाने का क्या मतलब है। आप में से कई बच्चे होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, उसका उद्देश्य भी हम बताएंगे। पहले जो हम बता रहे हैं उसको आप कीजिए। ये नंबर सारे याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। अब हम इसका उद्देश्य क्या है वो बताते हैं। हमारे पास अभी एक बुक है, आप लोग इसको देख पा रहे होंगे, ये जूम हो जा रहा होगा, ठीक है, ये विजिबल है। अब हम देखते हैं क्या है। आपको मैंने क्या बताया था, मेमोरी टेस्ट फिगर्स एंड नंबर। उसमें आपको 7 + 7 14 + 7 टोटल कितने होंगे 21 फिगर होंगे, उसके सामने आपको 21 नंबर भी होंगे। प्रथम 3 मिनट में आपको क्या करना है, किस फिगर के सामने कौन सा नंबर है वो याद करना है। जैसे ही समय समाप्त होगा, ना कि आपका याद करने का कार्य है, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्लियर। तो वो पेज पलटा जाएगा और उस पेज पलटने के बाद आप क्या देखेंगे कि फिगर तो रेंडमली है और उसमें एक की जगह पे 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन क्या है आपको वो याद करके टिक लगाना है, क्लियर। तो अभी हम इस नंबर को 1 से 20 तक के नंबर को यूज करते हैं। पहले हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि 1 से 20 तक के टोटल कितने हैं, 2 3 4 जो भी हो जाए। तो हम देखेंगे एक 17 नंबर है, दूसरा 11 है, तीसरा 16 है, 3, फिर एक चौथा 20 नंबर भी है। यानी कि टोटल हमें 1 से 20 तक के इसमें 4 मिले। अब हम कैसे याद करेंगे उस प्रक्रिया को जाने। इसके भी 4 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको मेमोरी के नंबर्स जो है वो आपके टंग पे होने चाहिए और उसका क्लासिफिकेशन भी मालूम होना चाहिए। लाइक मैं 5 पूछूं तो क्या होगा, वाइफ। 6 पूछूं तो विक्स। 16 पूछूं तो स्वीट 16। 18 पूछूं तो अटैकिंग, क्लियर। तो हम देखते हैं यहाँ पर 17 है और यहाँ पर एक डिजाइन बना हुआ है। इस डिजाइन को हम ऑब्जर्व करेंगे, लाइक वो अल्पना शेप है। और 17, तो 17 हमारा क्या है कोड, सेठ सेठानी। वेरी गुड। जिनको नहीं ध्यान है तो आप देख भी सकते हैं, 17 सेठहीन है। तो अब इस पे हम यहाँ पे नंबर नहीं देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मेरा विजुअलाइज या इमेजिनेशन पावर, हम यहाँ पर सेठ सेठानी को देख रहे हैं। इस सेठ सेठानी को हम इस फिगर से को रिलेट करके एक स्टोरी बनाएंगे। अब हम आते हैं स्टेप 2 पे। स्टोरी बनाने का भी 2 तरीका होता है। एक होता है कि जो इंस्टेंट आपके माइंड में क्लिक करे, हिट करे वो। और एक दूसरा होता है कि आप कुछ अटपटा सा बनाएं, क्योंकि जब आपको फिगर समझ में नहीं आता है उसको देख के। तो सेठ सेठानी और इस अल्पना में क्या स्टोरी बना सकते हैं, हर कोई अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि सेठ सेठानी जो है वो अपना अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं और वो एक अल्पना बना रहे हैं। सेठ सेठानी दोनों मिलकर के अल्पना बना रहे हैं। फिर हम देखते हैं 16, और यहाँ पर आपको कौन सा एक जानवर दिख रहा है, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो लाइक जैसे मान लीजिए कि ये घोड़ा है, तो घोड़ा और 16 इस दोनों में 16 क्या है हमारा इमेज कोड, स्वीट 16 यानी 16 साल की लड़की। तो हमने बनाया 16 साल की लड़की क्या करी है, वो घुड़सवारी कर रही है, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 11, और उसके सामने एक इमेज बना हुआ है। 11 क्या है हमारा, लेमन। लेमन और इस इमेज, तो इस इमेज को हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो अपने ऊपर है। तो जैसे मैंने आपको ये कर लिया कि लाइक लेमन का जो सिकंजी निकालते हैं तो उसका जो पकड़ने वाला होता है उस पे कुछ इस तरह की डिजाइन बनी है। या ये कर सकते हैं, लेमन्स को मैंने लेमन पर मैंने इसके थ्रू वार करके इसके अंदर छेद कर दिया, पकड़ने वाला भी है, इस तरह से छेद कर दिया। अब आते हैं एक वो अश्व महिला है, अश्व महिला, और उसके सामने नंबर क्या है, 20। तो 20 क्या है हमारा, आंटी, यानी कि आंटी जी। आंटी जी क्या कर रही है, तो वो अश्व महिला है। आंटी जी क्या है, वो अश्व महिला है। आंटी जी क्या है, अश्व महिला है। ये हमने याद कर लिया। अब हम इसको आते हैं स्टेप 3 में याद करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, केवल हम इमेज को देखेंगे। ये अल्पना है, तो अल्पना कौन बना रहा था, सेठ सेठानी। तो सेठ सेठानी का नंबर क्या है, 17 है। फिर हम देखते हैं कि एक घोड़ा था जिसकी पूंछ ऊपर उठी थी। तो जो घोड़ा है उस पे कौन बैठी थी, 16 साल की लड़की। तो नंबर क्या है, 16, वेरीफाई हो गया।
फिर हम ये वाला इमेज देखे थे जिसमें हमने नींबू को अंदर हिट किया था, तो उसका नंबर क्या था 11, तो 11 हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, अश्व महिला कौन थी? आंटी थी जो कि अश्व महिला बनी थी, लाइक एक चाची 420 कमल हसन, उसी तरह यहाँ पर एक आंटी जी हैं जो कि अश्व महिला का रोल किसी चीज में निभा रही है। अब आते हैं हम स्टेप 4 में। क्या करेंगे हम? केवल नंबर को देखेंगे और फिगर को ढक लेंगे। नंबर क्या है हमारा 17। सेठ सेठानी क्या बना रही थी? तो वो बना रही थी अल्पना। अल्पना है यानी वेरीफाई हो गया। फिर हम देखते हैं 16, स्वीट 16, 16 साल की लड़की क्या कर रही थी? घोड़े की सवारी, और उसका पूंछ क्या था? ऊपर था, तो देख लिया, वेरीफाई हो गया। फिर हम देखते हैं 11 लेमन, तो लेमन का क्या देखा था हमने? उसको मैंने हिट किया था उस डिजाइन से जिसमें नोक थी, तो वो भी हमारा आइडेंटिफाई हो गया। 20 आंटी क्या है हमारी? अश्व महिला। अश्व महिला हमारा ये चीजें हो गया, ये हो गया हमारा। अब हम पेज पलटेंगे और देखिए बिना ऑप्शन दिए हम लोग आंसर करने की स्थिति में होंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं, इसमें जो इमेज आ रहा है अश्व महिला, क्वेश्चन नंबर 12, क्या होगा आप बताइए? तो अश्व महिला कौन थी? आंटी थी। आंटी का नंबर क्या है? 20। तो ऑप्शन हम देखेंगे बी ऑप्शन में 20 है, आंसर हो जाएगा हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, वो नुकीला वाला क्या था हमारा? लेमन को किया था, तो लेमन का नंबर क्या है? 11। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं एक घोड़ा पूंछ वाला, उसका क्या था? 16 साल की लड़की घुड़सवारी कर रही थी, तो उसका नंबर होगा 16, तो ऑप्शन क्या है? सी, 16, सी में हमारा आ जाएगा। फिर हम देखते हैं एक अल्पना। अल्पना कौन बना रही थी? सेठ सेठानी। सेठ सेठानी का नंबर क्या है? 17, तो 17 कौन सा हमारा? सी ऑप्शन है, वो आ गया। तो हम देखते हैं इस प्रकार से हमने क्या किया, मेमोरी की ट्रिक 1 to 20 के बेस पे हमारे पास 4 नंबर्स मिले, उन चारों की स्टोरी हमने बनाई और उसको हमने स्टेप बाय स्टेप पहले क्या किया, केवल नंबर से याद किया, फिर उसके बाद मैंने फिगर से याद किया, फिर उसको आइडेंटिफाई किया, फिर जाकर आंसर किया। तो ये आपका आज का इंट्रोडक्शन क्लास है, उसमें हमने ये चीज़ें की हैं कि मेमोरी की ट्रिक 1 to 20 आपको मैंने याद कराया। आपका टास्क होगा इसको याद करना। आप लोगों के पास स्टडी मटेरियल हो या ना हो, आप उसको देख लीजिए, ऑनलाइन देख लीजिए, और उसको केवल आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। आप एक काम और कर सकते हैं, अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाइए और उसमें आपस में पूछिए। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। 8826901833, ये व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कि हम लोग बच्चों को साथ में जो एडमिशन ले चुके होते हैं स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं, और साथ में हम लोग क्विज भी खेलते रहते हैं, मेमोरी का, ब्रिक का, टेबल का, वॉच का, इन सब चीज़ों का, जो चीज़ कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है और बच्चे उसमें शामिल होते हैं। तो आप लोग अपना अगर एडमिशन ले लेते हैं तो हम लोग ऑफलाइन को कराते ही हैं, साथ में ऑनलाइन वालों के लिए भी ये क्लास अवेलेबल रहेगी, जिसमें कि 24/7 आपको इंटरटेन किया जाएगा, आपकी क्वेश्चंस डाउट्स को आंसर्स दिया जाएगा। तो आफ्टर एडमिशन डेफिनेटली, तो यहाँ पर हम आपको राजसर क्रैक साइको इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनररी टीचर है, यहाँ पर आपको एडवाइस मतलब गाइड करने के लिए दे रहे हैं आपको, और हमारे साथ है ssctube.com। आप लोग डेफिनेटली अगर पसंद आया हो क्लास तो उसके बारे में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज पे, हमारा जो गूगल है उस पर भी आप सर्च करेंगे, गूगल पेज है, वहाँ पर भी आप जा करके आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट भी है क्रैक साइको.com, वहाँ पर, और यहाँ पर है ssctube.com, यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट करा सकते हैं। अपने फीडबैक और रिव्यूज़ जरूर दीजिएगा, फेसबुक पेज पे और गूगल पेज पे सर्च कीजिएगा, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। कैसा लगा इंट्रोडक्शन क्लास आप अभी हमें भी बता सकते हैं। अब मैं आप लोगों को से 1 मिनट का ब्रेक दे करके आपसे कुछ क्वेश्चंस हो गए, मैं उसको ऑनलाइन लेकर के देखता हूँ, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछिए। अच्छा ठीक, आप सभी अपने अपने क्वेश्चन पूछिए, हम उसको क्वेरीज होगी उसको सॉल्व करेंगे अभी। किसी भी प्रकार के डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप पूछिए, बेहिचक, फ्रेंडली इन्वायरमेंट।
प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। कितने नंबर स्टूडेंट है? अच्छा, उस समय। अच्छा, आप में से कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आए हैं कि ये क्लास होगी वो कितने दिनों की होगी। तो ये 10 to 15 डेज का क्लास होगा आपका। इसमें आवर्स होंगे 2 hours to 3 hours के, आपकी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस। और ये जो मार्क्स आपको टोटल होते हैं, ये इंडिविजुअली है। आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि हर एक टेस्ट या जितनी भी बैटरीज होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। बट आरडीएसओ ने बोला है 42, यानी कि इंडिविजुअली आपको हर एक टेस्ट में क्वालिफाई करना है। मेमोरी टेस्ट में भी क्वालिफाई करना है, फॉलोइंग डायरेक्शन में भी करना है, डेप्थ परसेप्शन में भी करना है, डिजिट में भी करना है, सिमिलरिटी। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक में बहुत अच्छा कर लिया और किसी एक में कम कर लिया। एवरेज तो सभी में करना ही है। बट अगर आप हमारे यहाँ क्लास कर रहे हैं तो मैंने ट्रिपल ए थ्योरी बताई थी। फर्स्ट ए क्या था? 100% एक्यूरेसी। सेकेंड आपका अटेम्प्ट 70 to 80% मिनिमम, उससे ऊपर हम जाएंगे। एंड थर्ड वन इज अप्रोच सेलेक्टिव। उसके थ्रू हम क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो इंडिविजुअली हर एक टेस्ट में आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप आगे जा पाएंगे। क्लियर है? तो मार्क्स की आपको नौबत नहीं आएगी कि आपके मार्क्स कम होंगे। ये आपको मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपको मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए आप उसको फॉलो करेंगे तो यू विल नेवर गेट डिसअपॉइंटेड। ओके। अभी जो मैंने आपको मेमोरी की ट्रिक दी है वो 1 to 20 दिया है। 21 to 40 कल की क्लास में देंगे। मतलब जब भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस आप लोग उसको कर लेते हैं, हमारा स्टार्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम जो आपको पूरा का पूरा एक कोर्स डिटेल है वो हम आपको सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड कराएंगे और क्लास में भी बताएंगे कि हम किस तरह से आने वाले दिनों में किस किस टॉपिक को कब कवर करेंगे और वो चीज़ें इस तरह से पूर्ण रूप से खत्म होंगी। तो आपको इस चीज़ के लिए सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 4000 विद स्टडी मटेरियल। आप लोग जितने भी बच्चे भी ऑनलाइन हैं वो कृपया करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं। आपके अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप ये भी चीज़ कर सकते हैं कि इस नंबर 8826901833, उससे आप डायरेक्टली राज सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आपको हमेशा जवाब दिया जाएगा। तो नंबर को आप नोट कर लें। फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, वेबसाइट दोनों कंपनीज की दी गई हैं, वहाँ जा सकते हैं। हम आपको ऐसे ऑनरेडी यहाँ पे पढ़ाने के लिए आए हैं। आप इसका लाभ उठाएं। आपके लिए ये चीज़ें बहुत ही बेहतर होंगी और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके क्लास के साथ उसको चलते रहें। ऑनलाइन टेस्ट की फैसिलिटी भी है। आप trackpsycho.com पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको वो फैसिलिटी अवेलेबल है, और ssctube.com वहाँ पर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में और ऑथेंटिक आंसर के साथ दिए जाएंगे। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जहाँ पर आपको ऑथेंटिक आंसर्स नहीं मिलते हैं। जो बच्चों की क्लास में हमारे पास कंप्लेन आते हैं, हम आपको ऑथेंटिक चीज़ें भी प्रोवाइड कराएंगे।